देखिए, आपका संविदा नियम चल रहा था और संविदा नियम में इधर बीच की 2 धाराएँ बची हैं। आपका 70 टू 62 बचा है और 63। इस पर पहले तो आपका 62 में क्या दिया गया है, 63 में क्या दिया गया है ये जानना है और दोनों पर केस याद करना है। कई बार आपका यूपीजे में आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका स्कार्फ बनाम जारडाइन का केस आपका ये पूछा जाता है। बेयर एक्ट पर ही लिख लीजिए, नोट्स में तो है ही। बेयर एक्ट पर भी लिख लेना चाहिए ताकि लास्ट में रिवीजन करेंगे तो आपका याद रहेगा। वैसे भी मैं लगातार केस आपको याद करा रहा हूँ, दसों केस लगातार बता रहा हूँ। 73 पर सामान्य और विशेष नुकसानी पर भी मैं बताया था। हेडले बनाम वैक्सनडेल, जज का नाम तक पूछा गया है। एल्डरसन, विशेष और सामान्यतः कौन सी नुकसानी दिलवाई जाएगी, सामान्य, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कौन सी दिलवाई जा सकती हैं, विशेष। और उपनाम भी याद रखिएगा, कल बताया गया था। हाइडले बनाम वैक्सनडेल का क्रैंक शाफ्ट का केस। इसके बाद आ जाइए आपका 62 से जो क्वेश्चन बनता है वह स्कार्फ बनाम जारडाइन का केस बनता है कि स्कार्फ बनाम जारडाइन का केस किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो आपका जवाब रहेगा 62। फिर 63 से केस एक दो बार बना है, पिनेल्स का केस। 63 से जो आपका केस बना है वह बना है पिनेल्स का वाद किससे संबंधित है। तो आपका जवाब रहेगा 63। देखिए, आपका 62 में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट का यानी कि संविदा के नवीन, नवीन यानी कि नोवेशन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। यानी कि पुरानी संविदा के स्थान पर अगर नई संविदा क्रिएट की जाती हैं तो उसे हम नवीन कहेंगे। और विखंडन यानी कि करार करके पुरानी संविदा को ख़त्म किया जाता है। और परिवर्तन का मतलब कि पुरानी संविदा में नई संविदा की जाती है और पुरानी संविदा में कुछ बदलाव लाया जाता है। फिर एक बार देखिए, नवीन का मतलब ये हुआ कि एक के जब विद्यमान संविदा की जगह नई संविदा प्रतिस्थापित करना। वहीं पक्षकार हो सकते हैं या नए पक्षकार हो सकते हैं। नवीन मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें कि संविदा बदली जाती है या एक संविदा के स्थान पर कौन सी संविदा कर ली जाती है, दूसरी। लेकिन नई संविदा आपका, फिर सतर्क रहिए, नई संविदा तभी लागू होगी जब पुरानी संविदा वैध और प्रवर्तनीय हो। अगर पुरानी संविदा वैध है तो उसे नई संविदा द्वारा, नहीं, पुरानी संविदा अवैध है तो उसे नई संविदा द्वारा वैधता नहीं प्रदान की जा सकती। जैसे कि मान लीजिए ए ने संविदा किया था बी से कि मैं तुम्हें 5 पुड़िया अफीम दूंगा, तो ये पुरानी, ये संविदा ही अवैध है। अब इस संविदा को रद्द करके ये संविदा करते हैं लोग इसके स्थान पर कि अब 5 पुड़िया नहीं, 10 पुड़िया अफीम दी जाएगी, 10 पुड़िया चरस दिया जाएगा। तो जो दूसरी नई संविदा है वह भी अवैध है, पुरानी भी। अब आइए, लेकिन आप कहें कि पुरानी संविदा वैध तथा क्या होनी चाहिए, प्रवर्तनीय, तभी नई उसके स्थान पर कौन संविदा काम करेगी, नई। इसी को, अगर नई संविदा शून्य है तो पुरानी संविदा बरकरार रहेगी। जैसे कि ए ने बी से वादा किया था कि मैं 5 किलो चावल दूंगा, ये संविदा वैध थी। इस संविदा को तोड़ते हुए ए और बी ने इस संविदा के स्थान पर एक नई संविदा अस्तित्व में लाई कि ए बी को 5 पुड़िया अफीम देगा और इसके द्वारा पुरानी संविदा विखंडित की जाती है, रद्द की जाती है। तो नई संविदा अवैध होने के कारण शून्य होगी और पुरानी संविदा बनी रहेगी कि समाप्त हो जाएगी, बनी रहेगी। यहीं थोड़ा सतर्क रहना है।
इसके बाद आ जाइए आपका 63। 63 में भी जो ये आपका 63 है, ये धारा 25 का अपवाद है। 25 में देखिए आपका क्या है, न्यूडम पैक्टम था। न्यूडम पैक्टम मतलब प्रतिफल रहित करार, यानी कि जिस करार में कंसिडरेशन न हो, जनरली वह करार क्या होता है, शून्य होता है। तब बताते रहिए कितने अपवाद थे 25 में, 3। स्पष्टीकरण कितने हैं, 2। इसके अलावा भी अन्य अपवाद हम बताए थे, उसमें 63 भी एक अपवाद था। अभी 150 अपवाद आएगा आपका तमाम। तो आखिर 63 में है क्या, इसको जब भी पढ़िएगा तो सीपीसी के आदेश 2 से कोरिलेट करके पढ़िएगा, उसको लिख लीजिए। सीपीसी का कौन सा आदेश पढ़ना है, 2। अभी हम बताएंगे सीपीसी का भी आदेश 2 मैं बता चुका हूँ, फिर एक बार बताया था। अगर फिर एक बार पहले सीपीसी देखिए, अभी तो आपका 63 बाद में देखिएगा आपका। तब 63 बेरेक्ट हम बताते हैं और केस क्या था क्या नहीं था। लेकिन पहले सीपीसी के आदेश 2 के नियम 1 में है कि जब भी मुकदमा किया जाए, आपका ऐसे मुकदमा किया जाए तो उसमें संपूर्ण दावा किया जाए, सभी बातें रखी जाए, ताकि एक ही बार पूरा विवाद निपट जाए। यही तो, जैसे लेकिन अगर पक्षकार ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था, तो कानून ये कहता है कि जब तुम मांग कर ही रहे हो तो पूरे दावे का मांग करो, यानी कि कितने का, 5,000। अगर ए 2,000 की मांग किया और 3,000 छोड़ दिया, तो क्या 3,000 के लिए नया मुकदमा उसे दायर करने दिया जाएगा कि नहीं, नहीं। लेकिन किसकी इजाज़त से छोड़ा हो, न्यायालय की, तब नया मुकदमा भले दायर कर दे, नहीं तो दायर करने का अधिकार नहीं है, ये याद रखिए। हाँ, न्यायालय की इजाज़त लेकर किया है कि हजूर इजाज़त दे दीजिए, 2,000 के लिए आपके न्यायालय में हम करेंगे और 3,000 के लिए अलग न्यायालय में। जब तक न्यायालय इजाज़त न दे दे, 3,000 आप छोड़ दिए हैं, तो उसके लिए नया मुकदमा नहीं ला सकते। सेम उसी प्रकार इसको वैभियर कहते हैं, अभित्याग कहते हैं, त्यजन कहते हैं। तो थोड़ा इसको, त्यजन को कई एंगल से आपको समझना है, ध्यान से देखिए। जब भी अभित्याग पढ़िएगा तो एक संविधान का अनुच्छेद पढ़िएगा, आपका 13 पढ़िएगा। वहाँ पूछा जाता है कि अनुच्छेद 13 में कौन सा सिद्धांत अप्लाई नहीं होता। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण या आच्छादन का होता ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेबरबिलिटी, पृथक्करणीयता का होता ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ वैभियर, यानी कि मूल अधिकारों के त्याग का सिद्धांत, ये लागू नहीं होता। अब अमेरिका और भारत में कोरिलेट करके आजकल पूछ रहा है 2-3 क्वेश्चन। वैसे कल से सुबह से आपका संविधान लग ही जाएगा। 20, अब लगातार जब तक एग्ज़ाम न हो जाए, क्योंकि कम से कम 20 दिन संविधान हमें पढ़ाना है और पूरा संविधान आपका मत डालना है। और कल जो पढ़ाया जाएगा आपका सुबह 308 से, एचजेएस में 2 क्वेश्चन बना था, बिहार में भी 2 क्वेश्चन बना था। मैंने 308 से लेकर जो चैप्टर हैं इधर आगे मैं देख रहा था, एचजेएस में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बना था। और आपका जो लोक सेवा आयोग के ये अध्यक्ष या ये होते हैं, इनको कैसे हटाया जाएगा, सस्पेंड कैसे किया जाएगा। एक पूछा जाता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति की राज्यपाल, तो राष्ट्रपति से होगा। फिर आपका पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन झारखंड में पूछा गया, बिहार में। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर पूछा जाता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत पूछा जाता है, तमाम नियम कायदे मैंने आपका। वही जो लोग सुबह नहीं आ पाते, चूँकि समय कम है, तो मैं फिर सलाह आपका दे रहा हूँ, इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा रहा है कि आप लाइव क्लास पढ़िए। नहीं, आपका सुबह भाई लगेगा, तो देखिए शाम को
एक शाम को ज़्यादा नहीं चल पाएगा। मैं बता दूं आपको, सुबह हम 12:30-1 बजे तक खींच सकते हैं क्लास। शाम को देखिए, मानव स्वभाव है कि एनर्जी शाम आते आते थोड़ा कम हो जाती है। फिर आपका एनर्जी बनेगी तो सुबह आपका ये हमेशा सुबह ज़्यादा चला है और शाम को कम। शाम को हम कई बार प्रयास किए कि 3 सब्जेक्ट चलाया जाए, लेकिन सफल नहीं हो पाया। और सुबह 4-4 सब्जेक्ट खींच गया एग्जाम के समय। तो आपका सुबह मैंने भाई एनर्जी ज़्यादा रहती है, शाम को आपका इसमें शक नहीं है। तो आपका यानी कि जो बोला जाता है शक्ति लगती है। और आपका एक तो फ़ोन से बोलिए, दूसरा पढ़ाई है। इस समय इतना फ़ोन आ रहा है कि रिसीव नहीं हो रहा है, लोग नाराज़ हो रहा है कि फ़ोने नहीं उठा रहे हैं। अब समस्या ये है कि आदमी फ़ोन उठाए कि पढ़ाए कि पढ़े। और इस समय मेहनत ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है और इस प्रेशर में अच्छा चल भी रहा है। सुबह भी देखिए कोई कम नहीं चल रहा है। कई आर्डर सुबह समाप्त हो गए स्पीड बढ़ा के, और कल भी 2-4 लगभग लपेट ही देंगे। एविडेंस भी एविडेंस भी बड़ी स्पीड में चल रहा है। और कोई बात ये खासियत है कि छूट नहीं रही है। यानी कि भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जो टेक्निकल बातें हैं एक एक छोटी छोटी, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे कॉन्टेक्ट हो माइनर हो, छूट नहीं रहा है। और कुछ कोरिलेशन से ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। और कोरिलेट करके मैं बार बार कहता हूँ कि बेरेक पर क्या करते रहिए, लिखते रहे, वही काम करेगा। कोरिलेशन 20 से 25 क्वेश्चन इतिहास गवाह है, चाहे बिहार या यूपी में, जो कोरिलेशन करके लिखवा दिया जाता है उसी में से आ जाता है। तो फिर एक बार देखिए आपका ये डाकिन ऑफ वैभियर हम बता रहे थे। अब संविदा अधिनियम में आइए। देखिए आपका इंग्लैंड में पिनेल्स का वाद आया और ये कहा गया कि अगर ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है, 3,000 छोड़ दे रहा है और 2,000 ही कह रहा है कि दे दो, तो ये संविदा वैध नहीं होगी, क्योंकि जो 3,000 छोड़ रहा है उसके लिए बी ने कोई प्रतिफल नहीं दिया है। मैंने तो पिनेल्स का वाद इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का यह नियम भारत में लागू नहीं होता। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या जो पिनेल्स के वाद में नियम प्रतिपादित किया गया इंग्लैंड के कोर्ट द्वारा, क्या वह भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 63 में अप्लाई होता है कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा अप्लाई नहीं होता, क्योंकि भारत का जो कानून है वह इंग्लैंड के नियम के क्या है, विपरीत। अब देखिए भारत का नियम, अगर ए ने बी को 5,000 रुपया दिया है और कह रहा है कि चलो 3,000 रुपया हम छोड़ देंगे और तुम केवल कितना दे देना हमें, 2,000, और पूरा आपका कर्जा निपट जाएगा। तो क्या भारत में ये जो संविदा है 2,000 लेने की, 3,000 अभी त्याग करने की, वैध होगी कि अवैध? वैध। और कौन सी धारा में इसे वैधता प्रदान की गई है? 63। कौन सी धारा में? इसको एविडेंस की धारा 23 से शुद्ध रूप से जोड़िए, वहाँ से सबसे अच्छा जुड़ाव होता है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 से आप शुद्ध रूप से इसे जोड़ सकते हैं, उससे अच्छा कोरिलेशन नहीं मिलेगा। फिर एक बार देखिए, लगातार तो 23 से क्वेश्चन बन रहा है। 23 पर पहले गौर करिए। एविडेंस की धारा 23 केवल और केवल सिविल मामलों में लागू होगी, पहला नियम, क्रिमिनल में नहीं। प्रतिकूल प्रभाव, विपरीत प्रभाव, विरोधी प्रभाव डाले बिना स्वीकृति। आपका सुबह ही बताया गया था कि स्वीकृति का मतलब किसी तथ्य को क्या कर लेना, स्वीकार। ए अगर ए ने कहा है कि बिजली का बिल मैं जमा करता हूँ, अगर बी इस बात को स्वीकार कर लिया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, एडमिशन कहेंगे। अब समस्या ये आया कि ए ने बी को 5,000 रुपया दिया था और बी ने 2,000 लौटाया,
और ए कहा कि चलो पूरा रकम पूरा 3,000 मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो ए की ये स्वीकृति है आपका। और 63 कॉन्ट्रैक्ट में ये करार क्या होगा? वैध। लेकिन अगर ए ने लेटर लिखा हो बी को, 5,000 उधार दिया हो और ये कहा हो कि तुम 2,000 हमें दे दो, 3,000 न देना, मैं मान जाऊंगा, लेकिन ये जो पत्र में मैं अपना अधिकार छोड़ने की बात कर रहा हूँ, इसे मेरी स्वीकृति न मानी जाए। यानी कि मैं स्वीकृति तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे खिलाफ एविडेंस में प्रयोग नहीं होगी, तो ये सही होगा। और एविडेंस में प्रयोग नहीं होगी, क्योंकि विपरीत प्रभाव डाले बिना क्या की गई है? स्वीकृति। कि हम स्वीकृति कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलाफ ये साक्ष्य में प्रयोग स्पष्ट लिखेगा, तब प्रयोग नहीं किया जाएगा, पूरा 5,000 बाद में वसूल लेगा। तब 63 देखिए, वचन ग्रहिता वचन के पालन से अभिमुक्ति दे सकेगा, इसका परिहार कर सकेगा। अभिमुक्ति मतलब पूरी तरह छूट दे दे, यानी कि 5,000 लिए हो, चलो हम पूरी तरह तुम्हारा क्या कर रहे हैं? माफ। और अभिमुक्ति परिहार का मतलब कुछ कम कर दे, यानी कि 5,000 दिया है, 2,000 दूसरे पक्षकार ने वापस किया, तो कहा कि चलो हम 3,000 छोड़ दे रहे हैं, पूरा हो। अब क्या हो गया? मामला निपट गया कि बचा है? निपट गया। कौन सी धारा में निपट गया? 63 में। तो 63 धारा भी अब क्या हो गई? निपट गई। बस कोरिलेशन में समय लगा, नहीं तो 2 मिनट में इसको क्या किया जाता। हाँ, केस जरूर याद रखिएगा आपका। कौन सा केस है? फिर एक बार याद रखिए, 62 में कौन सा था? स्कार्फ बनाम जार्डाइन। 63 में कौन है? अब आ जाइए विशिष्ट संविधाएं देखा जाए। थोड़ा भूमिका पहले देखिए 2-4 मिनट, तब शुरू कर दिया जाए क्षतिपूर्ति। अब देखिए आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए फिर एक बार भूमिका बांधिए थोड़ा। भारतीय संविदा अधिनियम को 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक धारा 1 से लेकर 75 तक की धाराएं, जिसमें संविदा के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, और दूसरा 76 से लेकर 238 तक की धाराएं थी, जिसमें कि 5 प्रकार के स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, यानी कि 5 प्रकार की विशिष्ट संविदाएं दी गई थी। लेकिन जो 2 प्रकार की संविदाएं थी, वह समय समय पर संविदा अधिनियम से निरसित कर दी गई। तो निरसित अध्याय भी पूछा है कि कौन सा संविदा अधिनियम का अध्याय निरसित है? तो अध्याय आपका 7 है, अध्याय 11 है, अध्याय 76 से लेकर 123 तक था। हाँ, 123 तक था। इसमें माल विक्रय के बारे में प्रावधान था, ये 1930 में निरसित किया गया, और इसकी जगह पर एक नया कानून माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया। अगला अध्याय निरसित है 11, जो धारा 200 आपका और 39 है ना, 239 से लेकर 266 तक था, जिसमें पार्टनरशिप या भागीदारी के बारे में प्रावधान था। 1932 में निरसित किया गया, और उसकी जगह पर एक नया कानून भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 बनाया गया। तो अब आइए, 5 प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट थे। 2 प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अब क्या कर दिए गए हैं? समाप्त कर दिए गए हैं। तो अब कितने प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं? 3। विशिष्ट संविदा पूछा गया था इंटरव्यू में, कितने प्रकार की बची हैं? 3। कौन कौन है? पहला क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत, अध्याय 8। उपनिधान, अध्याय 9। और अभिकरण एजेंसी, अध्याय 10। कम से कम याद रखिएगा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, 3 कौन कौन सा है? पहला अध्याय 8 में क्या है? क्षतिपूर्ति और प्रत्याभूत। अध्याय 9 में क्या है? उपनिधान। अध्याय 10 में क्या है? एजेंसी। आइए क्षतिपूर्ति पर केस बेयर एक्ट में लिख लीजिए,
वही केस बार बार रिपीट कर रहा है। एडम्स बनाम जारविस का केस को पूछा गया है। एडम्स बनाम जारविस का केस किससे संबंधित है? चार ऑप्शन देगा। बिहार में तो कई बार रिपीट किया है, तो क्षतिपूर्ति से। 124 जब शुरू करिए तो वहीं लिखिए। पहले दो उदाहरण बनाया जाए और तब आपका और चीजें बताई जाए। देखिए आपका ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया उधार दे दो, ये पैसा मैं दूंगा। यानी कि इसका मतलब ए ने बी से कहा कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया उधार दे दो और ये पैसा मैं दूंगा। तो ये क्षतिपूर्ति की संविदा हुई। लेकिन हल्का सा चेंज कर दीजिए गारंटी में। अगर ए कहता है कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया दे दो, अगर सी तुमको ये पैसा नहीं लौटाता है तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं ये पैसा लौटाऊंगा। तो देखिए पहला और दूसरा में आईपीसी में थोड़ा कवर करिए। आईपीसी में भी मैं बताया था शब्दों का ही केवल जाल है। आपका शब्द पकड़ लीजिए तो कई धाराएं आसान हो जाएंगी। फिर हम एक बार बता रहे हैं, यहाँ भी केवल हल्का सा चेंजिंग लाइएगा। जैसे कि प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त करता है मालिक सेवक को, और सेवक उस प्लेट का मिसयूज करता है, भाग जाता है लेकर, जो भी करे। तो मैं बताया था अगर देख रेख शब्द आ गया और मालिक सेवक आ गया तो आप ये दिखाइएगा कि सेवक ने थेफ्ट किया है, चोरी किया है। लेकिन देख रेख शब्द हट जाए और केवल आए न्यस्त किया। न्यस्त का मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट माने बिलीव, बिलीव मतलब कि सेवक पर मालिक ने क्या किया, विश्वास, और सेवक ने विश्वासघात किया। विश्वासघात मैंने गबन कर दिया। प्रेमचंद की कहानी के अनुसार गबन मतलब अमानत में खयानत डाल दिया। यानी कि इसका मतलब कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि लीगल भाषा में सेवक ने कौन सा अपराध किया, आपराधिक न्यास भंग। इसी प्रकार पड़ा माल भी खूब बताया गया था। दो शब्द याद रखिए। एक, पर्स गिरा है, ए पर्स उठा लेता है तो मात्र पड़ा माल उठाने से कोई अपराध नहीं कर देता। लेकिन हल्का सा शब्द इसी में दे दे, अपने लिए उठा लेता है, तब तो भाई कौन सा अपराध किया, आपराधिक। ऐसे तैयार रखिए। देखिए बोल रहे हैं लोग, नए लोग भी, कौन सा अपराध किया, आपराधिक दुर्। और मर गया है कोई व्यक्ति, अटैची वटैची है उसके पास, तब भी आपराधिक दुर्विनियोग। लेकिन सेक्शन 403 के बाद एक आगे बढ़ जाइएगा, कौन सा, 404। तो ऐसे एकदम रट भाई याद अब होना चाहिए, ये नहीं कि आपका मैंने उपेक्षा आपका बर्दाश्त नहीं होगी आयोग को आपका। मैं बता दूं, हल्का सा अगर इधर उधर किए, उसी प्रकार फिर देखिए ये सब दो संविधाएं बस इतने में ही समाप्त हो जाती है। एक का बस का ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया दे दो, मैं ये रुपया तुम्हें लौटाऊंगा। तो बताइए पहली जिम्मेदारी कौन उठा रहा है कि मैं लौटाऊंगा, ए उठा रहा है कि सी, ए। तो जब जिम्मेदारी प्राइमरी हो, प्राथमिक हो, और तो उस संविदा को क्षतिपूर्ति की संविदा कहेंगे। और जब जिम्मेदारी प्राथमिक न होकर क्या हो, द्वितीयक हो, तो उस संविदा को हम क्या कहेंगे, प्रत्याभूत। तो बताइए फिर एक बार उदाहरण में आप लोग दिमाग लगाइए। तो ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया दे दो, मैं ये पैसा तुम्हें वापस करूंगा। तो ए ये नहीं कहा कि सी नहीं करेगा तब मैं करूंगा, पहले ही जिम्मेदारी ले लिया कि मैं तुम्हें पैसा क्या करूंगा, वापस। तो ये शुद्ध रूप से 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा होगी, याद रखिए।
दूसरा आपका प्रत्याभूत, ये कहता है बी से कि हे बी तुम सी को 500 दे दो रुपया, अगर सी ये पैसा वापस नहीं किया तब मैं तुम्हें ये पैसा क्या करूँगा, वापस। तो बताइए ए ने अपनी जिम्मेदारी प्राथमिक ले रखी है कि द्वितीयक, द्वितीयक। तो द्वितीयक ले पहली जिम्मेदारी किसकी है, पैसा लौटाने की, सी की। भी ए कब लौटाएगा, जब सी लौटा दे कि न लौटाए, न लौटाए। तो जब ए की जिम्मेदारी सेकेंडरी हो गई तो ये संविदा क्षतिपूर्ति की नहीं, गारंटी, गारंटी यानी कि प्रतिभूति। क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल दो पक्षकार होते हैं, आपका ए और बी। लेकिन और आपका दो, एक संविदा होती है दो पक्षकार होते हैं माना जाता है, लेकिन गारंटी की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं और तीन संविदाएं। फिर याद रखिए, गारंटी की संविदा में कितने पक्षकार, तीन। संविदाएं लिख लीजिए उसी पर, बैरक पर, कितनी संविदाएं, तो तीन। दो एक्सप्रेस होती है, एक इम्प्लाइड। गारंटी की संविदा में तीन पक्षकार, कहीं बैरक पर अलग से लिख लीजिए, दो, तीन पक्षकार होते हैं और तीन संविदाएं होती हैं। तीनों संविदाएं देखिए, पहले कंसेप्ट बना लिया जाए तब सेक्शन थोड़ा स्पीड में भगाया जाए आपका। देखिए आपका ए बी सी, तब आराम रहेगा। अब इसी को सेक्शन से बाद में हम जोड़ देंगे, पहले एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए। ए ने बी से कहा कि हे बी तुम सी को 500 रुपया दे दो, अगर सी तुम्हारा ये पैसा वापस नहीं करता तो मैं तुम्हें क्या करूँगा, करूँगा। तो बताइए फिर एक बार, ए की जिम्मेदारी प्राइमरी है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी है। तो ये कौन सी संविदा हो गई, गारंटी। लेकिन गारंटी की संविदा में भरमाऊ क्वेश्चन आता है, देखिए गारंटी न मार दीजिएगा। ए बी से कहता है कि सी को मैं पहचानता हूँ, ये मेरा मित्र है, पैसा देना हो तो दे दो। लेकिन ए ने जिम्मेदारी नहीं ली, याद रखिए कि नहीं ये सी लौटाएगा तो मैं लौटाऊंगा, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे किराएदार हैं, उधार देना हो तो दीजिए या उधार दे दीजिए। तो क्या पैसा लौटाने का वादा किया कि केवल पहचान करा कि ये हमारे किराएदार हैं, बताइए तो गारंटी की संविदा में स्पष्ट ये होना चाहिए कि ये पैसा नहीं लौटाएंगे तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ये पैसा मैं दूंगा। अगर केवल परिचय करा दिया गया कि ये तो हमारे किराएदार हैं, साले हैं, दामाद हैं, इनको देते रहिए सामान, तो ये थोड़े कहा कि सामान दीजिए तो हम लौटाएंगे। भरमाने वाला क्वेश्चन आता है, समस्या कभी काल, तो भरमिएगा न जब तक कि स्पष्ट शब्द में न लिखा रहे। इसको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ लिया जाए पहले, तब इसको आगे बढ़ाया जाए। तीन संविदा, तीन पक्षकार हमें बताना है। आपका यूएनओ चार्टर में हमने बताया था और खूब पूछा भी जाता है सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद विश्व का पुलिस मैन कही जाती है। कई लोग सोशल मीडिया पूछ रहे थे, जबकि नोट्स में भी हैं, बताया भी गया था। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू कराना किसका कार्य है, सुरक्षा परिषद। अनुच्छेद 23 के तहत सुरक्षा परिषद का गठन होता है। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर होते हैं, आपका 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। अस्थाई सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य तुरंत चुने जाने का हकदार नहीं होगा, ये भी याद रखिए। तो अनुच्छेद 24 आ जाइए, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राइमरी लाइबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है, सुरक्षा परिषद। कौन सा अनुच्छेद, 24। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति कहाँ दी गई है, 27। डबल बीटो का पावर किसको प्राप्त है, आपका 5 अस्थाई सदस्यों को प्राप्त है, ये भी हमने बता रखा है।
अगर सुरक्षा परिषद अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने में विफल हो जाए वीटो के कारण, तो क्या महासभा ये जिम्मेदारी निभा सकती है कि नहीं? निभा सकती है। इसके लिए महासभा ने संकल्प पास किया है, शांति के लिए संगठित होने का संकल्प। डेट याद रखिएगा, डेट पूछ मैं बताया था 3 नवंबर 1950। 3 नवंबर 1950। एक बार प्रस्ताव संख्या पूछी गई, कितना है? 377। प्रस्ताव संख्या तक एक बार पूछा है। डेट जरूर याद रखिए, शांति के लिए एकत्र होने का प्रस्ताव, डेट 3 नवंबर 1950। और प्रस्ताव संख्या तक एक बार क्वेश्चन आया है 377। सेम उसी प्रकार प्राथमिक जिम्मेदारी पैसा लौटाने की किसकी है? अगर सी विफल मार गया तो कौन लौटाएगा? ए, तो प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी हुई? अब पहले नाम बता लिया जाए, नाम तो लिख लिया जाए। ये बी लेनदार हो गया। लेनदार माने जिसको अपना पैसा क्या करना है? वापस लेना है। और मूल ऋणी कौन हो गया? सी। मूल ऋणी आपका प्रिंसिपल डेटर, जिसको कि पैसा लौटाना है, तो कौन लौटाएगा? सी। किसको लौटाएगा? और कौन गारंटी या प्रतिभूक प्रतिभूक कौन हो गया? ए। अब आगे बढ़िए, तीन पक्षकार हो गए। अब तीन संविधाएं देखिए, दो एक्सप्रेस होती है और एक इम्प्लाइड होती है। एक्सप्रेस देखिए आपका क्या है? ए ने बी से वादा किया है कि हे बी, अगर सी पैसा नहीं लौटाएगा तो मैं तुम्हें पैसा ये लौटाऊंगा। तो ए और बी के बीच जो ये संविदा है, ये पहली संविदा हो गई मान के चलिए। और ये एक्सप्रेस है क्योंकि ए ने किससे वादा किया है? बी से। दूसरा देखिए, दूसरी संविदा बी तथा सी के बीच है, क्योंकि बी ने सी को 500 रुपया उधार दिया है और सी ने किससे वादा किया है लौटाने का? बी से। ये दूसरी संविदा लेनदार और किसके बीच हो गई? मूल ऋणी। तीसरी संविदा भले आपको दिखाई न दे, वह इम्प्लाइड होती है कि जब सी बी को पैसा नहीं देता तो कौन देगा? ए। और जैसे ही ए सी का पैसा किसको देगा? बी से। अब ए और सी के बीच संविदा हो गई कि ए उस पैसे को बाद में किससे वसूल लेगा? सी से। अब थोड़ा प्रतिभू का दायित्व का विस्तार पूछा जाता है, बताइए। बताइए सी ने कितना पैसा लिया है? 500। तो ए का दायित्व का विस्तार क्या होगा? 500। तो किसके बराबर? किसके बराबर? मूल ऋणी। तो मूल ऋणी के बराबर नहीं, इसको सम विस्तीर्ण। हाँ, बस याद रखिए, यानी कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के क्या होता है? सम विस्तीर्ण। इसी में आपका चलत प्रत्याभूति आ जाएगी, अभी बताया जाएगा। एक लाइन और, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन समझ लीजिए कि जब ए सी का पैसा बी को दे देता है तो बी को अब हटा दीजिएगा। बी की जगह पर कौन बैठ जाएगा? ए। और ए वह पैसा किससे वसूलेगा? सी से। तो लेनदार की जगह कौन प्रतिस्थापित हो गया? प्रतिभू। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ हम क्या कहते हैं? सबरोगेशन। अब बेयर की भाषा शुरू किया जाए भाई। आपका 124 देखिए, अब आपका ज़्यादा बचा नहीं। अब बेरेक बताते हुए निकल जाना है छोटी, क्योंकि 10-15% ही क्वेश्चन इधर से बनते हैं। फिर एक बार बता दिया जाए कि लगभग 3-4 क्वेश्चन इधर से बनते हैं, यानी कि 10-11 क्वेश्चन आपका 75 तक बनेंगे। और लेकिन बिहार में इधर से थोड़ा ज़्यादा बनता है। और यूपी में इतिहास रहा है कि 4 या 3 क्वेश्चन इधर से बनने का चांस रहता है, लेकिन भाई उलट भी सकता है नियम। लेकिन अब तक का इतिहास में 4 या 5 या 3 क्वेश्चन बना है। तो देखिए आपका 124, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को
स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि के लिए माने बचाने हानि से बचाने का वचन देता है, वह क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तो फिर एक बार आप बताइए कि क्षतिपूर्ति की संविदा का दायरा क्या है, व्यापक है कि सीमित है? सीमित है। केवल किस मामले में ये नियम लागू होगा? आचरण के मामले में। यानी कि अगर एक पक्षकार ने कोई गलत आचरण दिखाया है, उससे आपको नुकसान हुआ है, तो वह नुकसान हम क्या करेंगे? भरपाई। तो उदाहरण देखिए आपका, एक फैक्ट्री में गया मालिक के पास, कहा कि इनको कर्मचारी रख लीजिए, अगर इनके आचरण से आपको नुकसान होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। यानी कि अगर ये घोटालाबाज निकल गए तो मैं उस घोटाले की क्या करूंगा? भरपाई। ये शुद्ध रूप से 124 में कौन सी संविदा है? क्षतिपूर्ति। मैं ही करूंगा पहले। तो जिम्मेदारी कैसा लिया? प्राथमिक। 100 आपका 25 नहीं पढ़ना, 125 बस ये है कि प्रत्य मने आपका क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार जबकि उस पर मुकदमा लाया जाए। छोड़ दीजिए, 126 आ जाइए। 126 फिर महत्वपूर्ण है। प्रतिभूत की संविदा, प्रतिभू, मूल ऋणी और लेनदार। तो उदाहरण बना हुआ है अब आपका, ये लेनदार कौन होता है? क्रेडिटर कौन होता? माने आपका क्रेडिटर कौन होता है? जिसे अपना पैसा लेना है। मूल ऋणी कौन होता है? जो पैसा उधार लिया है यानी कि जो चुकाएगा। और प्रतिभूक कौन होता है? जो लेनदार से गारंटी लिया है कि अगर मूल ऋणी आपका नहीं चुकाता है पैसा तो मैं चुकाऊंगा। और इस पूरे संव्यवहार को कौन सी संविदा कहा जाएगा? प्रत्याभूत की, गारंटी की। तो बता तो दिया गया अब उदाहरण से, अब उसमें क्या बताना है? अब बेहद शुरू किया जाए भाई, इसीलिए पहले उदाहरण भी दिमाग रखिए। सभी चीजें इसी उदाहरण पर चलेगी लास्ट धारा तक। मैंने जो हमने उदाहरण बताया इसी उदाहरण पर एकदम लास्ट धारा तक चला देना है। देखिए, प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। तो पर व्यक्ति इसमें कौन हो गया? पर व्यक्ति विफल हो गया तो उसके वचन या दायित्व का पालन करना है। तो बताइए इसमें थर्ड पर्सन कौन हो गया जो विफल हो गया? सी। और किसने सी के विफल होने पर उसके वचन के मन या दायित्व के पालन की जिम्मेदारी ले रखी है? ए। और किससे ले रखी है? लेनदार से। यानी कि उदाहरण में किस से? बी से। तो अगला, वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है, बताते रहिए इसमें किसने गारंटी दी है उदाहरण में? ए ने। तो क्या कहलाएगा? ए, प्रतिभू। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के लिए बारे में प्रत्याभूति दी गई है। तो बताइए ए ने किसके लिए गारंटी दी है? सी के लिए। तो सी क्या कहलाएगा? मूल ऋणी। और किसको गारंटी दी है? बी को। तो जिसको गारंटी दी जाती है उसे क्या कहा जाएगा? क्रेडिटर या लेनदार। तो अब खुद है आप लोग बता रहे हैं। और इस पूरी संव्यवहार को एक लाइन में क्या कहा जाएगा? प्रत्याभूति की। तो खुद ही तो आप लोग बता रहे हैं, अब क्या बताना है? कितने पक्षकार? तीन। कितनी संविधाएं? तीन। तीन 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 याद रखिए आपका। देखिए हाँ, 127 प्रत्याभूति के लिए प्रतिफल। तो मूल ऋणी के फायदे के लिए की गई कोई भी बात या दिया गया कोई वचन प्रतिभू द्वारा प्रतिभूत दिए जाने का पर्याप्त प्रतिफल होगा। यानी कि केवल वचन ही दे देना क्या है? पर्याप्त। क्योंकि ये पैसा रुपया थोड़े दे रहा है। ए ने तो बी को केवल वचन दिया है, किसी नहीं देगा तो हम तुम्हें पैसा क्या करेंगे? लौटाएंगे। ये वचन ही ए और बी के बीच हुई संविदा का क्या हो जाएगा? मूल्य, प्रतिफल। इसके बाद 128 खूब पूछा जाता है। 126 के बाद 128 पढ़िएगा। प्रतिभू का दायित्व कहाँ दिया गया है? 128 में प्रतिभू का दायित्व क्या होता है? तो आपका मूल ऋणी के दायित्व के सम विस्तृण
उसके समान को एग्जिस्टिव होता है, यानी कि आपका उसके बराबर होता है। खूब अच्छा क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लीजिए 128। कई बार बना है, क्वेश्चन गलत ना हो। प्रतिभु का दायित्व क्या दिया गया 128 में? प्रतिभु का दायित्व किसके समान होता है? दे देगा मूल ऋणी से कम, मूल ऋणी से अधिक, मूल ऋणी के सम विस्तीर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? सम विस्तीर्ण मतलब कि मूल ऋणी कितना उधार इस उदाहरण में लिया है बताते रहे, 500। तो एक का दायित्व भी कितना होगा? 500। कौन सी धारा में है? 128। 129 जो भी कारण हो आपका बिहार में तो हमेशा पूछी जाती है। कंटिन्यू गारंटी, चलत प्रत्याभूति। अब चलत प्रत्याभूति, चलत यानी कि अनवरत, अनवरत यानी कि कंटिन्यू। अब यहाँ आपका आपराधिक विधि में थोड़ा देखना है। आपराधिक विधि में चलत आपका अपराध होते हैं या कंटिन्यू ऑफेंस होते हैं? ऐसे अपराध जो चलते रहते हैं। अब कौन कौन से अपराध हैं जो हमेशा माना जाएगा कि चल रहे हैं, पूछा गया है। अब यहीं अपहरण है कि व्यापहरण? गलती, हाँ अपहरण, व्यापहरण नहीं, एबडक्शन यानी कि अपहरण एक ऐसा अपराध है जो लगातार क्या होता है? चलता रहता है। इसके बाद किसी व्यक्ति को बंदी बनाना, जो हैबियस कॉर्पस जारी कराई जाती है, तो अवैध तरीके से बंदी बनाने में जब तक वह बंदी है तब तक अपराध क्या हो रहा है? चल रहा है। इसके बाद आपका बाइगेमी, अवैध पासपोर्ट द्वारा क्या करना? यात्रा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हो गई। ये कैसे अपराध हैं? अमूमन हमेशा चलने वाले, और हमेशा चलने वाले अपराधों का संज्ञान पूछा जाता है। तो संज्ञान आपका जब तक चलेंगे, लास्ट चलेंगे उस दिन से समय की गणना होगी। यानी कि 1 तारीख को समाप्त हुए तो जो परिसीमा काल है कब से गिना जाएगा? 1 तारीख को। अगला देखिए, आपका एक क्वेश्चन बनता है आईपीसी में भी। आपका दो चीजें याद रखिए, अपहरण की व्यापहरण, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपहरण एक लगातार चलने वाला अपराध है। अपहरण स्वयं में अपराध नहीं है, मुख्य अपराध नहीं है, यह एक सहायक अपराध है। अपहरण तभी अपराध होगा जब आईपीसी में दिए गए उद्देश्यों के लिए यह अपहरण किया गया हो, जबकि व्यापहरण में ऐसा आवश्यक नहीं। व्यापहरण हमेशा सामान्य अपराध है, मुख्य अपराध है। किडनैपिंग, किडनैपिंग के लिए आशय का होना आवश्यक नहीं है, ये भी याद रखिए। और वह अनवरत अपराध भी नहीं है। तमाम चीज़ें अब उतना बताना, बिहार में पूछा भी गया था। मैं तो 10-11 अंतर एपीओ मेंस में लिखवाया था। यही है कि अंतर बिहार में काम आ गया। लोग कहे थे कि खूब पहले अंतर लिखवाइए, और कई अंतर आईपीसी में मैं देख रहा था। 5-6 क्वेश्चन तो आपका, मैंने 3-4 क्वेश्चन तो अंतर से ही था, और अंतर लोग 5 लिखे थे, मैं 10-10 लिखवाया था। और वहीं आपका काम आया लोगों को लास्ट एकदम समय में आपका। और वह अंतर लिख देंगे तो जल्दी किताब में नहीं है, किताब गाइड में खोजिए तो 5 मिलेगा। हम तो 8-8, 9-9, 10-10 उसी को और निकाल कर लिखवाए थे। तो फिर एक बार देखिए, चलत प्रत्याभूत क्या होती है। पहले तो सेक्शन याद रखिएगा। 99% चांस रहता है, मैं बता दूं, कि ये सेक्शन पूछेगा। जाकर एक बार देखिए बिहार का। तो चलत प्रत्याभूति मतलब कंटिन्यू गारंटी क्या होती है? तो बेरेक की भाषा पहले देखिए। वह प्रत्याभूत जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली, आवली मतलब ना है तो श्रृंखला या चयन पर हो, चलत प्रत्याभूत कहलाती है। यानी कि ए बी से कहता है कि हे बी, तुम सी को सामान देते रहो, अगर सी उन सामानों का पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? उसका पैसा दूंगा।
तो ये चलत प्रत्याभूति हुई। और जैसे ही ए ने देखा कि 5 दिन में ही 10,000 का सामान कौन ले लिया बी से सी, तो चलत प्रत्याभूति को ए क्या कर सकता है, आगामी संव्यवहारों के लिए रिवोक कर सकता है। तो अगला आया कि चलत प्रत्याभूति का रिवोक किस धारा में, एक धारा बढ़ जाइए, कौन सी, 130 क्या देकर, सूचना। कौन किसको सूचना दे कि अब हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, प्रतिभू किसको दे, लेनदार को। जैसे ही ए ने बी को सूचना दी, सूचना के बाद जो संव्यवहार बी और सी के बीच होगा उसकी कोई जिम्मेदारी अब ए की नहीं होगी। लेकिन सूचना के पहले सी ने जितना पैसा लिया है वह पैसा तो अगर सी नहीं देता, माने सामान या पैसा, तो कौन जिम्मेदार होगा, ए। तो कब प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि आपका माने प्रतिभू किसको सूचना दे दे, लेनदार को। लेकिन सूचना के पहले के लिए वह जिम्मेदार बना रहेगा कि नहीं, बना रहेगा। मान लीजिए तब तक 10,000 का सामान सी ले चुका था, सी पैसा नहीं देता, तो आपका किसके खिलाफ मुकदमा करके बी पैसा वसूल सकेगा, ए के। लेकिन 10 तारीख के बाद नहीं, क्योंकि 10 तारीख को ए ने किसको सूचना दे दी है। तो अगला धारा देखिए, बहुत आसान आसान है, कोई इसमें आपका बस ये है कि कंसेप्ट और धारा थोड़ा याद करना है। चलत प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण यानी कि वापस लेना, तो बताया तो गया था क्या देकर लिया जाएगा, सूचना। तो चलत प्रत्याभूत का भावी संव्यवहारों के बारे में प्रतिसंहरण किसको सूचना दिया जाएगा, लेनदार को। कौन देगा, प्रतिभू। कब देगा, किसी भी समय। और जैसे ही सूचना दी जाती है उसके बाद से क्या प्रतिभू जिम्मेदार होगा सामान के लिए, लेकिन उसके पहले का जो सामान है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, बनी रहेगी। 131 आ जाइए, चलत प्रत्याभूत का प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण भावी संव्यवहारों के संबंध में। तो आपका अगर ए ने गारंटी लिया था बी से, ए ही मर गया, तो ए की गारंटी बची रहेगी कि समाप्त हो जाएगी, अब कहाँ बची रहेगी, क्या हो जाएगी, समाप्त। 132 छोड़ दीजिएगा। इसके बाद 134, 100 आपका 32 छोड़ दीजिएगा। 134 पूछ सकता है, मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन। आपका फिर एक बार देखिए, अब आइए फिर एक बार थोड़ा सतर्क। बी ने 500 रुपया सी को दिया था और ये कहा कि हे सी जाओ, अभी हम 63 बताए थे, और सेक्शन 63 को थोड़ा गौर करिए। अगर बी ने सी को 500 रुपया दिया और कहा कि जाओ हम पूरी तरह तुम्हें क्या देते हैं, छूट, पैसा न लौटाना, तो ये जो छूट वाली संविदा है ये भारत में वैध होगी कि अवैध, वैध। कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा में जाएगा, 63। इसको हम क्या कहेंगे, आपका अभित्याग, यानी कि पैसे का क्या कर दिया, क्या। तो आप लोग बताइए, जब बी सी को 500 रुपये से मुक्त कर दिया तो क्या गारंटर की जिम्मेदारी बनी रहेगी कि गारंटर भी मुक्त हो जाएगा, यानी कि हम तो मुक्त होंगे ही, तुम्हें भी क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। तो जैसे ही मूल ऋणी मुक्त किया गया, गारंटर भी क्या हो जाएगा, मुक्त। कौन सी धारा में, 134। क्या गारंटर अब 500 रुपया देगा कि नहीं, अब कम कराइए रकम। अगर बी ने सी से कहा कि हे सी तुम 500 न देकर हमें केवल 300 देना, तो गारंटर की भी जिम्मेदारी कम हो जाएगी कि उतना ही रहेगी, कम हो जाएगी। यानी कि अब ए भी कितने तक के लिए केवल जिम्मेदार होगा, 300। अगली देखिए धारा आपका इसमें पूरा नहीं पढ़ा जाता है। हाँ, 138 याद रखिए।
138, 140, कम से कम अभी इधर दो धाराएं पूछी जाती हैं। आपका कह सकते हैं कि 138, और आपका कह सकते हैं कि 140, यानी कि यही दो धाराएं आपका मुख्य, और 145, ये तीन धाराएं इधर केवल पढ़िएगा, मैं बता दूं। 138, 140, और अंतिम धारा हम पढ़ाएंगे 143, प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन, जो हम विवक्षित संविदा बताए थे। पहले 138 देखिए, एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं करती, तो सह प्रतिभू बना लिया जाए, यानी कि गारंटर एक से अधिक बनाया जाए। अब आइए देखिए, एक से अधिक गारंटर बनाइए। आपका दो कौन कौन हो गए, बी तथा ए तथा सी बी से जिम्मेदारी लेते हैं कि हे बी, तुम सी को 500 रुपया दे दो। अगर सी तुम्हारा पैसा वापस नहीं करता तो हम दोनों लोग मिलकर तुम्हारा कितना वापस करेंगे, 500। तो बताइए 500 में कितना कितना इन पर आएगा, 250-250, आप ही बता रहे हैं कितना, तो 250-250। सी पैसा नहीं, हाँ भाई सी को छोड़िए, सी पैसा नहीं दिया, तो बी, ए और सी दोनों से पैसा वसूल सकता है। ए और सी दोनों का जो दायित्व होगा वह ज्वाइंट भी होगा, सेपरेट भी। एक क्वेश्चन और कहीं लिख लीजिए कि संयुक्त प्रतिभुओं, माने संयुक्त प्रतिभुओं का दायित्व कैसा होता है, ज्वाइंट की सेपरेट की, दोनों, ये क्वेश्चन आ सकता है। दोनों मारिएगा, संयुक्त प्रतिभुओं का दायित्व कैसा होगा, सेपरेट की ज्वाइंट की, दोनों, यानी कि पृथक होगा, संयुक्त होगा, दोनों होगा, तो क्या मार कर आएंगे, दोनों। बताइए तो बी, या तो पूरा 500 ए से वसूल ले, या पूरा 500 किस से, सी से, या दोनों से। तो अब आपका दोनों से वसूल ले 500, यानी कि बी या तो केवल ए के खिलाफ मुकदमा करे, या किसके खिलाफ, सी, या दोनों को प्रतिवादी एक साथ ही बना दे। अब यहाँ आइए, बी ने सी से समझौता कर लिया, समझौता करा दीजिए। बी ने कहा सी से कि तुम भले गारंटर हो, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम हमारे खास हो, मित्र हो, तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा नहीं करेंगे, और निर्मुक्त कर दिया, रिलीज कर दिया सी को। तो अब कितना गारंटर बचा, एक ए। तो क्या एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्य सह प्रतिभुओं को निर्मुक्त करेगी कि नहीं, नहीं करेगी। ये कौन सी धारा में स्पष्ट लिखा है, 138। भाई उल्टा नियम चलेगा, करेगी कि नहीं, नहीं करेगी। अर्थात बी भले ही सी को छोड़ दिया हो, लेकिन पूरा पैसा किससे वसूल सकता है, 500 ए से। ये याद रखिए, भले मुक्त कर दिया हो। अब 140, संध्या या पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार, इसको याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन लिख लीजिए, तो 140 भी पूछा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, प्रत्यासन या प्रतिस्थापन का सिद्धांत, उसको लिखिए प्रत्यासन का सिद्धांत या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। एक की जगह दूसरे बैठ गए, जैसे कि आपका वर्तमान समय में ये है कि आपका कह सकते हैं कि मोदी जी को हटा के और राहुल जी कुर्सी पर बैठ गए, तो एक की जगह कौन बैठ गए, दूसरे। तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन कहते हैं। ये सिद्धांत टीपीए में भी पूछा जाता है, वहीं कोरिलेट कर लीजिए। दो धारा कौन कौन है, 44 और 92, लिखिए वहीं। टीपीए की धारा 44 और 92 में डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का सिद्धांत समाहित है। दो धाराएं ऐड करिए बेयर एक्ट पर, सबसे अच्छा तरीका इस समय बेयर एक्ट पर ही लिखना है। टीपीए की धारा 44 और 92 में
प्रत्यासन का सिद्धांत, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, या इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का सिद्धांत क्या है समाज। कई बार क्वेश्चन आया है, तो बहुत आसान है। एक की जगह कौन बैठ गया? अब बताइए, सी पैसा नहीं दिया बी को, तो सी का पैसा कौन दे दिया? ए। तो बी के जो अधिकार थे अब वो किस में निहित हो जाएंगे? यानी कि बी जो अधिकार सी के खिलाफ रखता था, अब वे अधिकार कौन रखेगा? ए। लेकिन पैसा देने के पहले कि बाद में? पहले नहीं, जब ए बी को पैसा क्या किया है? लौटा दिया। तो बी की जगह पर कौन बैठ गया? ए। और बी के सारे अधिकार किसको मिलेंगे? और आपका तुरंत आपका अंतिम धारा देखिए, इसी पर कंसेप्ट बना दिया जाए ताकि खत्म हो। अंतिम आपका 145, ध्यान से समझिए। अंतिम धारा इसी पर, अब इसी लाइन पर हम समझाएंगे। प्रतिभू की क्षतिपूर्ति करने का विवक्षित वचन। तो मैं बताया था कि जो प्रतिभू और मूल ऋणी होते हैं उनके बीच जो संविदा रहती है एक्सप्रेस नहीं होती। कैसे होती है? विवक्षित। अर्थात मूल ऋणी प्रतिभू से ये वादा किए रहता है इम्प्लाइड रूप से कि हे प्रतिभू, अगर तुम हमारा पैसा दे दिए लेनदार को तो बाद में हमसे वह पैसा क्या करोगे? वसूल लोगे। यानी कि ये जो सी है ये गारंटर को से विवक्षित तौर पर वचन दिया रहता है कि अगर तुम हमारा पैसा लेनदार को दे दिए हो तो हम तुम्हें वचन देते हैं कि वह पैसा हम तुम्हें क्या करेंगे? वापस। तो अब बताइए ये कैसा वचन रहता है? एक्सप्रेस की इम्प्लाइड, आचरण द्वारा लिखा नहीं रहता। आचरण बाय कंडक्ट कौन सी धारा में है? 145। तो समाप्त तो हो गया आपका। हाँ, इसके बाद आपका 146 पूछा जाता है। सह प्रतिभू सामान्यतः अभिदाय करने के लिए दायी होते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बना है, सह प्रतिभुओं का दायित्व क्या होता है? एक लाइन में क्वेश्चन बना 146 पर भी अच्छे से तैयार रखिएगा। 146 पर स्पष्ट लिखिए कि सह प्रतिभुओं का जो दायित्व होता है वह ज्वाइंट और सेपरेट दोनों। उसको दो सिद्धांत हैं, यहाँ लिखिए। उसको सिद्धांत पूछा जाता है भाई, दोनों सिद्धांत कहीं बेर रख के अलग लिखिए। सह प्रतिभुओं का जो दायित्व होता है वह ज्वाइंट और सेपरेट दोनों होता है, संयुक्त और पृथक दोनों होता है। अब अंतिम नियम आपका कि क्या सह प्रतिभुओं में कंट्रीब्यूशन या आपका अभिदाय या बंटवारा होगा कि नहीं होगा? भाई अब अंशदान होगा कि नहीं होगा? तो एक उदाहरण देख लिया जाए लास्ट में। अंशदान मैंने आपका दायित्व भी देख लिया जाए, उसी में हम क्या चला देते हैं? अंशदान। थोड़ा आपका कह सकते हैं कि उदाहरण लास्ट में आपका थोड़ा व्यापक कर दिया जाए, 3 गारंटर दिया जाए, एक नहीं, और रकम भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए लास्ट में। ए बी तथा सी ये तीनों संयुक्त रूप से डी को गारंटी देते हैं कि हे डी, तुम ई को 3,000 रुपया दे दो, और अगर ये 3,000 रुपया ई तुम्हें वापस नहीं करता तो हम तीनों लोग मिलकर इस 3,000 को क्या करेंगे? वापस। तो पहले तीनों पर बंटवारा कर लीजिए, कितना कितना हजार आएगा। पहले तो इनका दायित्व देखा जाए। एक साथ ही गारंटी लिए हैं तो ये ज्वाइंट आपका गारंटर हो गए। तो पहले इनका दायित्व देखा जाए, लाइबिलिटी। देखिए, जिससे ये गारंटी लिए हैं, किससे? डी से। तो डी को अधिकार है कि ये पूरा 3,000 रुपया या तो केवल ए से वसूल ले, या केवल बी से, या केवल सी से, या इनमें से किसी दो के खिलाफ मुकदमा करके वसूल ले, या तीनों के खिलाफ। तो इनकी जिम्मेदारी बताइए क्या हुई?
पृथक हुई कि संयुक्त हुई कि दोनों। पृथक माने अलग अलग मुकदमा किसी के खिलाफ, और संयुक्त माने सबके खिलाफ। तो हो सकता है कि नहीं दोनों। तो इनकी जिम्मेदारी क्या हो गई, दोनों, यानी कि ज्वाइंट भी, यानी कि सबको एक ही बार मुकदमा बना लीजिए पक्षकार, और सेपरेट भी। अब आइए पहले दूसरा नियम। अगर डी ने केवल ए के विरुद्ध मुकदमा दायर किया और पूरा पैसा ए से 3,000 क्या किया, वसूल लिया। वसूल सकता है क्योंकि सेपरेट भी जिम्मेदारी है। तो अब ये समस्या है कि क्या जो सह प्रतिभू ए था अन्य सह प्रतिभुओं यानी कि बी और सी से उनका उनका हिस्सा मने देने के लिए कह सकता है कि नहीं, क्योंकि एक भले 3,000 दे दिया हो, इनका आपस में रिलेशन देखा जाए तो एक गारंटर के ऊपर कितना आता है, 1,000। तो बताइए ए बी से कितना वसूल सकेगा बाद में, 1,000, और सी से कितना, 1,000। तो अंशदान होगा कि नहीं। इसी को तो कहते हैं कि आपका हम दिए हैं, मैंने आपका आपका भी पैसा तो अंशदान करिए, यानी कि आप हमें दीजिए उतना। अब यही समस्या देखिए आपका अगला समस्या बना लिया जाए। मान लीजिए ए सी कुछ नहीं दे पाता क्योंकि सी के पास एक कौड़ी भी नहीं है। तो अब बताइए देना है 3,000, तो जो सी का हिस्सा होगा वह बराबर बराबर जितने गारंटर बचे रहेंगे उन पर लादा जाएगा। तो बताइए अब जिम्मेदारी कितनी होगी, ए की 1,500 और बी की 1,500, और बी भी कुछ नहीं दे सकता तो पूरी जिम्मेदारी कौन, ए, और ये भी कुछ नहीं दे सकता, तब कहाँ से तो गारंटरे फरार हो जाए बेच। अब क्या उपाय है भाई, गारंटरे पर सब गारंटर दिवालिया हो गए, तब कहाँ से क्या किया जाए। इसीलिए गारंटर उस व्यक्ति को रखा जाता है जो मालदार हो, यानी कि जो फरार होने वाला, क्योंकि इसके बाद गारंटरे को पकड़ा जाएगा। अभी सुबह भी हम सीआरपीसी बताए थे 446 कि प्रतिभू को पकड़कर, और आपका कितना 6 माह तक, 6 माह था ना, किस कारागार में, सिविल, कौन सा आपका 446। लास्ट लाइन देखिए आपका। मान लीजिए कि अब एक उदाहरण और इसमें, मान लीजिए सी दिवालिया हो गया, इसकी संपत्ति बेची गई और बेचने से केवल 500 रुपया आया। तो भाई सी से तो केवल 500 ही लिया जा सकता है, और बचा अब सी का हिस्सा कितना, 500। ये जो 500 बचेगा ये आधा आधा क्या होगा जिम्मेदारी होगी। तो ए पर कितना जाएगा, 250, बी पर कितना। तो ये लोग कितने के लिए दायी होंगे, 1250, 1250, और 500 रुपया जो सी का है वह लिया जाएगा, और डी पूरा 3,000 पाने का क्या होगा। तो दायित्व भी है और आपस में कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं, होगा। और कोई विफल मार गया तो उसका हिस्सा अन्य सह प्रतिभुओं पर क्या होगा, वह जिम्मेदार होंगे कि नहीं। तो इस प्रकार ये भी चैप्टर आपका निपट गया आज। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका गारंटी की संविदा अभी समाप्त हुई। अब आइए बेलमेंट यानी कि उपनिधान की संविदा। जहाँ तक बेलमेंट या उपनिधान की संविदा की बात है, उपनिधान की जो संविदा है वह पहला याद रखना है कि किस चैप्टर में है, क्योंकि आजकल चैप्टर भी पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब रहेगा चैप्टर 9 में। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि चैप्टर 9 आपका कहाँ से लेकर और कहाँ तक की धाराएं हैं इसमें। तो आपका जवाब रहेगा 148 से लेकर 181 तक, यानी कि 148 से लेकर 181 तक। ये किसके बारे में है तो उपनिधान और गिरवी रूपी उपनिधान। तो बेलमेंट होता क्या है, एक उदाहरण देखिए और उसी उदाहरण पर पूरा आपका कानून माने पूरी धाराएं जो हैं उसी आपका उदाहरण पर हम चलाएंगे। लेकिन पहले उदाहरण देखिए वैसे मैं उदाहरण बताया था
स्टैंड वाला ही उदाहरण, नहीं स्टैंड वाला तो बताया गया, टीवी वाला देखा जाए आपका थोड़ा, क्योंकि आपका ए बी, मान लीजिए ए ने अपनी टीवी बनने के लिए बी को दिया, और ये संविदा के तहत दिया गया था, और ये करार हुआ था कि जब भी टीवी बना देगा तो वहीं टीवी ए को वापस कर देगा आपका, यानी कि ए को मैंने कुछ कल पुर्जा बदल कर दूसरा टीवी नहीं, वहीं टीवी क्या करेगा वापस। तो तो ऐसी दशा में अब ये हो सकता है कि ए बी को इसके एवज में प्रतिफल स्वरूप कुछ पैसा दे या पैसा न दे, तो इस संव्यवहार को हम उपनिधान कहते हैं, बेलमेंट कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु प्रदान करता है किसी उद्देश्य के लिए, और करार के तहत प्रदान करता है कि वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वह वस्तु उसे लौटा दी जाएगी, यानी कि वही वस्तु लौटाई जाती है उपनिधान में, आपका जो वस्तु दी गई रहती है, अन्य वस्तु नहीं। अब पहला क्वेश्चन ये आया कि बैंक में आप रुपया जमा किए तो क्या उपनिधान हुआ कि नहीं, क्या बैंक वही नोट आपको लौटाने के लिए बाध्य है कि कोई नोट लौटा सकता है। तो उपनिधान की संविदा बैंक में जमा करने पर रकम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उपनिधान में वही वस्तु क्या की जाती है, रिटर्न की जाती है कि दूसरी वही, या तो हूबहू या कुछ संशोधन करके। तो टीवी में दो चार अंक खराब था उसको बदल दिया गया, साइकिल पंचर थी बनाकर वापस कर दिया, या जैसे कि वाहन हमने बताया था स्टैंड पर खड़ा करिए तो वही वाहन वापस किया जाता है कि दूसरा वही। तो जो व्यक्ति अपना सामान देता है उसे उपनिधाता बेलर, और जिसको सामान दिया जाता है रखने के लिए या सुधारने के लिए उसको बेली। तो बताइए इस उदाहरण में कौन अपना टीवी दिया है, ए, तो ए का नाम क्या होगा, उपनिधाता। बेलर किसको दिया है, बी को, तो बी का नाम क्या होगा, उपनिहिती। अब बताइए बी का क्या कर्तव्य है, कि टीवी ले के भाग जाए कि अस्थिर रखे, अस्थिर रखे। ए का क्या कर्तव्य है कि जो बनवाई टीवी की लगे उसको दे कि न दे, दे। और अब यहीं आपका अपने सामान की चोरी देखिए, टीवी अचल चल संपत्ति है, ए बी के दुकान में जाता है और ए का इरादा ये है कि हम बी को बनवाई टीवी का नहीं देंगे, अपनी ही टीवी बी की सम्मति के बिना बी के कब्जे से लाता है। तो क्या ए भले उस टीवी का स्वामी हो, क्या ए ने अपनी ही टीवी की चोरी की कि नहीं की। तो बताइए क्या स्वयं की संपत्ति की चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। सबसे उत्तम उदाहरण तो हमने बेलमेंट का ही देखा, उपनिधान में ही देखा। तुरंत आप 71, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, जो व्यक्ति बड़ा माल पाता है बताइए उसका दायित्व किसके समान होता है, उपनिधाता के समान कि उपनीति के समान। हाँ ठीक बता रहे, उपनीति के समान। इस उदाहरण में उपनीति कौन है, बी। तो बी का क्या कर्तव्य है, सामान तोड़ फोड़ कर फेंक दे टीवी के, अस्थिर रखे, अस्थिर रखे। अगर बी की उपेक्षा के कारण टीवी को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई वह करेगा, और कौन टीवी का दाम वसूल लेगा, ए। बी से टीवी भूल जाती है तब भी वसूल लेगा। अब फिर एक बार आइए, उपनिधान दो प्रकार का होता है, एक फ्री का और एक आपका पैसा देकर। जो फ्री का होगा वह निःशुल्क कहलाएगा, और पैसा देकर होगा वह सशुल्क। अब इसी में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी। अगर सशुल्क उपनिधान है तो ए अपना बाइक या वाहन बी को दिया है किराए पर, तो उस वाहन में जो इनहेरेंट अंतर्निहित त्रुटि होगी
उसके लिए भी ए जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर फ्री में बी को वाहन दिया है, पैसा नहीं लिया है, तो अंतर्निहित त्रुटियों के कारण बी को हुए नुकसान के लिए ए जिम्मेदार नहीं होगा। दोनों आपका उपनिधान है, लेकिन जिम्मेदारी अभी हम बताएंगे क्या है दोनों में अलग अलग। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आपका कर्तव्य इनका पूछा जाता है। फिर आपका बड़ा माल पाने वाला इसी में आ जाएगा। आपका फिर आपका आ जाएगा उपनिधान में। आपका जो पूछा जाएगा वह गाय के साथ बछड़ा, बछड़ा भी वापस करिए। कौन सी धारा बताया गया था? 163 महत्वपूर्ण है कि ए ने अपनी गाय उपनिधान के तौर पर बी को दी और गाय ने बछड़ा दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि वही वस्तु वापस की जाती है और उस वस्तु में अभिवृद्धि हो गई, तो अभिवृद्धियां पाने का हकदार उपनिधाता होगा कि उपनीति होगा? उपनिधाता। तो ए ने गाय दी थी बी को आपका, तो गाय के साथ साथ क्या वापस करना पड़ेगा? बछड़ा भी। किसके द्वारा वापस करना होगा? बी के द्वारा। किसको वापस करना होगा? ए को। सेक्शन बिहार पूछा जाता है कि आपका 163। और जो ये सशुल्क निःशुल्क परिधान आएगा 150 में ही आएगा। बड़ा माल पाने वाला 168 169 में। यही 7-8 धाराएं अच्छे से तैयार रखिए। वैसे अंदर से आ जाए तो किसी के बस की बात नहीं है, चाहे आप हो या हम हो या कोई हो। लेकिन अब तक का जो इतिहास गवाह रहा है उस अनुसार अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी नहीं पढ़ा सकते। अब तक के इतिहास में जितने क्वेश्चन आए हैं, जिस मॉडल से आए हैं, वह मॉडल मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर फालतू धारा कोई पूछ ले तो भाई जल्दी बस की बात नहीं है। वैसे कहीं पूछा नहीं गया है। लेकिन आइए अब शुरू किया जाए बेरेट की भाषा। आपका अब तो उपनिधान आ गया ना भाई। वही वस्तु वापस की जाती है कि दूसरी? वही वस्तु। अब देखिए उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति। अब ये ना पूछिएगा कौन उपनिधाता है? जिसने सामान दिया। उपनीति कौन? जिसने सामान लिया। इस संव्यवहार को क्या कहेंगे? उपनिधान। बेलमेंट कहाँ परिभाषित है? सेक्शन भी याद रखना। उपनिधान कहाँ परिभाषित है? 148। अब बेरक देखिए। देखिए कॉन्ट्रैक्ट में अभी 2-3 बातें आपका छुट्टी हैं, एक दिन और चलाना पड़ेगा। क्योंकि अब याद आया जो ये आपका प्रीवी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, प्रतिफल के संसर्ग का सिद्धांत, प्रतिफल का सिद्धांत और स्ट्रेंजर यानी कि संविदा से अपरिचित व्यक्ति, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, एक दिन और क्लास हम कर लेंगे। आपका आज जितना हो जाए, क्योंकि प्रतिफल की परिभाषा भी जरूरी है और आपका ये सिद्धांत भी पूछा जाता है। आपका ट्वीडल बनाम एटकिंसन का केस इत्यादि। क्योंकि एक क्वेश्चन आपका तो जब पढ़ा ही जा रहा है तो कुछ छोड़ा न जाए, प्रयास ये किया जाए एक दिन और सही। आपका देखिए आपका भाई फिर उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है। तो उदाहरण इसी को बना रखिए। उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, तो ए द्वारा बी को किसी प्रयोजन के लिए टीबी को बनाने के लिए इस संविदा पर ए और बी में संविदा हुई माल का परिधान, तो टीबी माल में आएगी ही। परिधान करना है तो ए ने टीबी का कब्जा किसको दे दिया? बी को। और प्रयोजन से दिया कि बिना प्रयोजन के? क्या प्रयोजन था? टीबी की खराबी क्या करो? बनाओ। अगला देखिए। और ये भी संविदा हुई कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए, जब टीबी बन जाए, तो वह लौटा दिया जाएगा कि रख लेगा बी? लौटा दिया जाएगा, या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा बयानित किया जाएगा। यानी कि ए जैसा कहेगा
वैसे भी उसका व्ययनित करेगा। हो सकता है ए कह दे कि हमारा पुत्र जाएगा, दे देना, हमारी पत्नी जाएगी, दे देना, भाई जाएगा, दे देना, या तुम बेच देना बनाकर, और बेचकर पैसा हमें क्या करना, दे देना। जरूरी नहीं कि वापस ही ले, मैंने खुद ही ले। वह निर्देश ए देगा, उस अनुसार बी को क्या करना पड़ेगा, कार्य। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति इस उदाहरण में बताते रहिए। सामान को कौन परिधान किया, ए, तो ए को बेलर या क्या कहा जाएगा, उपनिधाता। किसको परिधान किया गया है, बी को, तो इस उदाहरण में बी को क्या कहा जाएगा, उपनिहिती। एक्सप्लेशन ये कहता है कि अगर पहले से ही बी के पास टीबी का कब्जा है तो क्या अलग से कब्जा देना आवश्यक है कि नहीं, नहीं है। यानी कि पहले से ही टीबी बी के पास है। ए ने कहा कि ये तुम्हारे पास ही टीबी है, इसको बनाकर और हमें लौटा देना, तो क्या अब कब्जा दिया जाएगा कि नहीं अलग से, नहीं, क्योंकि कब्जा तो पहले से ही किसके पास है। तो हो गया। 149, उपनिहिती को परिधान किस प्रकार किया जाएगा, छोड़ दीजिए। 150 से क्वेश्चन बनते हैं, दो दृष्टांत दिए गए हैं। अब एकदम घोड़ा पर आ जाए। देखिए, उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। यहीं आपका बंटवारा करना है और यहीं से समस्या बनती है, यहीं से गलत होता है। 2 बार मैं इस धारा को बताऊंगा, फिर भी न समझ में आए तो तीसरी बार बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। आपका अब घोड़े का उदाहरण दिया जाए, अब टीवी का छोड़ दीजिए। ए के पास एक घोड़ा था। बी ने कहा कि हे ए, तुम अपना घोड़ा हमें किराए पर दे दो, या उधार दे दो, या भाड़े पर दे दो। तो ऐसी कंडीशन में अगर ए, मान लीजिए कि बी का विवाह होना है, उसी पर चला जाए, क्योंकि आपका बी का विवाह तय हो गया है और ये बी चाहता है कि मैं घोड़े पर सवार होकर क्या करूं, रोड पर निकलूं। तो ए से करार करता है भी कि हे ए, तुम हमें अपना घोड़ा आपका 2 घंटे के लिए दे देना, और जब हमारी द्वार पूजा में लगेगा तो हम तुम्हें घोड़ा उसके बाद क्या कर देंगे, वापस कर देंगे कि घर ले जाएंगे, वापस कर देंगे। तो दो कंडीशन बना लीजिए। बी या तो इस घोड़े के लिए पैसा दिया हो, तो पैसा दिया हो तो वह उपनिधान सशुल्क हो जाएगा, सशुल्क, सशुल्क हो जाएगा। और बी ने मित्रतावश फ्री में ले लिया तो क्या हो जाएगा, निःशुल्क। तो उपनिधान कितने प्रकार का, दो। एक क्या होगा, प्रतिफल लेकर, और एक बिना प्रतिफल के। तो घोड़ा, अगर घोड़े मैंने किराया दिया है घोड़े का तो सशुल्क, और कुछ दिया ही नहीं भी तो निःशुल्क। अब बेयर की भाषा देखिए, एकदम सही रहेगा। देखिए आपका उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। यानी कि जब ए बी को घोड़ा देता है तो ए का कर्तव्य है कि अगर घोड़े में कोई कमी है, यानी कि अगर घोड़ा दुष्ट है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा रिचर्डसन बनाम मेलिस के अनुसार, जस्टिस बोरो के अनुसार, अगर घोड़ा अनकंट्रोल है, दुष्ट है, तो ए बी को बता दे कि नहीं कि घोड़ा दुष्ट है, बता दे। भाई घोड़ा दुष्ट, अगर ए जानता है कि घोड़ा दुष्ट है, हमें भी कई बार पटखनी दे चुका है, और दूल्हे राजा को भी हो सकता है कि पटखनी दे दे। तो अब कर्तव्य ए का क्या है, इसी में कर्तव्य उत्पन्न होगा। अभी पहले बेरेक शुरू करते हैं, पहले नियम बना लीजिए। देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो है, आपका लोग भेजते रहते हैं, हमारे पर भी बहुत ज़्यादा। आपका किसको मना किया जाए। दिक्कत ये है कि भाई फिर एक बार मैंने सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि हमें भी खेद है कि सबका मैसेज आदमी नहीं देख पा रहा है। एक बार व्हाट्सएप इत्यादि खोलिए तो 400 400 500 500 लोगों का मैसेज आ रहा है। अब समस्या ये है कि आदमी अपना काम करे कि मैसेज देखे, उसी में कुछ लोगों का छूट जाता है, अपना कुछ नोट्स मांगे या
जोड़ने के लिए, तो भाई हमें भी खेद है। आपका 1-2 दिन बाद एडमिशन के जोड़ा जा रहा है लोगों को पैसा देने के बाद। इसीलिए कि जैसे ही जोड़ने के लिए खोलिए तो उनका नंबर एकदम नीचे चला जाता है, और 50-100 नंबर देखने के बाद कौन भेजा, उसके बाद आदमी पढ़ना शुरू कर देता है। इसीलिए 1-2 दिन लेट हो जाता है ऑनलाइन वालों के लिए। अब क्या किया जाए भाई, हमारे पास भी जिम्मेदारी है, इस समय प्रेशर भी है, एग्जाम भी है। अब उतना सोशल मीडिया यूज करना संभव नहीं है, सही बात है ये आपका। तो फिर एक बार देखिए, आपका कई वीडियो हैं कि दूल्हा राजा घोड़ा पर चढ़ा और घोड़ा तुरंत लेकर क्या हो गया, फरार। तब तक बेचारे जो बाराती घराती थे, आपका मैंने जो बाराती थे, वह दूल्हे के पीछे कोई पैदल भाग रहा है, तो कोई बाइक स्टार्ट करके, तो कोई जीप स्टार्ट करके, क्योंकि लोग जानते हैं कि निवाला नहीं मिलेगा, न घर के रहेंगे न घाट के। यानी कि घर पर मना कर दिए हैं कि जा रहे हैं बारात में खाने, और जब दुल्हा ही नहीं जाएगा तो घराती कूट देंगे धान जैसे। और आपका जब तक दुल्हा नहीं आ जाता और 7वां फेरा पूरा नहीं हो जाता, कई जगह है, तब तक बारातियों को निवाला दिया जाएगा कि नहीं, नहीं दिया जाएगा। कई जगह नियम है आपका, मैंने कई इलाकों में ये नियम है। पहले घराती खाएंगे, और बचेगा जूठन तो कौन खाएंगे, बाराती ये आपका। तो आगे देखा जाए भाई, अब आपका तो उसी प्रकार, अगर निशुल्क और सशुल्क, एकदम अब ध्यान से समझिए भेड़े की भाषा। अब ये ना कहेगा कि सशुल्क क्या है निशुल्क, यानी कि सशुल्क में पैसा लिया गया है, और निशुल्क निशुल्क में घोड़ा क्या दिया गया है, फ्री में। दोनों में अंतर आएगा जिम्मेदारी में देने वाले का। देखिए अब एकदम बेरर की भाषा। उपनिधाता उपनिहित माल की उन त्रुटियों को उपनिहिति से प्रकट करने के लिए आबद्ध हैं, जिनकी जानकारी उपनिधाता को हो और जो उसके उपयोग में तत्वतः विघ्न डालती हो, या उपनिहिति को साधारण जोखिम में डालती हो, और यदि वह ऐसा प्रकटीकरण नहीं करता तो वह उपनिहिति को ऐसी त्रुटियों से प्रत्यक्षतः उद्भूत नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा। इसका मतलब ये हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए को घोड़े के दुष्ट होने की जानकारी है, तो ए का कर्तव्य है कि वह बता दे बी को कि देखो हमारा घोड़ा क्या है, दुष्ट है आपका। और अगर नहीं बताता है, तो अगर घोड़े की दुष्टता के कारण बी को नुकसान पहुंचता है, तो ए उसके लिए जिम्मेदार होगा कि नहीं होगा। और बी मुआवजा ए से क्या कर सकता है, वसूल सकता है कि तुम बताए ही नहीं थे कि घोड़ा दुष्ट था, जबकि तुम जानते थे कि घोड़ा क्या है, दुष्ट। लेकिन अब अगला शब्द देखिए, यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया है, तो तुरंत नियम बना लीजिए कि ऊपर वाला जो हम नियम बताए वह कब लागू होगा, सशुल्क उपनिधान में कि निःशुल्क निःशुल्क। फिर एक बार बनाइए, ऊपर वाला जो हमने नियम बताया वह निःशुल्क उपनिधान का है, यानी कि बी से ए ने 1 पाई नहीं लिया है। लेकिन अगर बी से ए ने घोड़े का क्या लिया है, किराया, तब कौन सा पैराग्राफ लागू होगा, सेकंड। पकड़िए देखिए आपका, यदि माल भाड़े पर उपनिहित किया गया, यानी कि बी ने ए को कुछ किराया दिया घोड़े का और तब घोड़ा लिया है, तो उपनिधाता ऐसे नुकसान के लिए उत्तरदायी है, चाहे उपनिहित माल की ऐसी त्रुटियों के अस्तित्व से वह परिचित था या नहीं था। यही 2 पॉइंट आपको पकड़ना है। अब बंटवारा कर लीजिए, सीधा हम वाक्य कर दे रहे हैं। पहला वाक्य हम बता रहे हैं नीचे से, और सेकंड आपका माने जो अब हम बता रहे हैं, तो जो सेकंड पैराग्राफ है अब हम उसको ऊपर ला रहे हैं, और पहले पैराग्राफ को कहाँ ला रहे हैं, नीचे।
इसका मतलब कि पहले हम सशुल्क उपनिधान बताएंगे और बाद में कौन सा उपनिधान, निःशुल्क। अब यहीं दिमाग स्थिर करके समझिए। अगर उपनिधान या बेलमेंट सशुल्क है, अर्थात बी ने ए को ए से घोड़ा लिया है और पैसा देकर, भाड़े पर मतलब क्या, पैसा देकर, तो ऐसी कंडीशन में अब बी किन त्रुटियों के लिए, घोड़े में किन त्रुटियों के लिए ए से पैसा वसूल सकता है। तो अगर बी ने पैसा दिया है तो बी के अधिकार में बढ़ोतरी होगी। जिन त्रुटियों को ए जानता था उसके लिए भी ए जिम्मेदार होगा, और घोड़े में जो अंतर्निहित त्रुटि थी जिसको ए जानता ही नहीं था, उन त्रुटियों के लिए भी ये जिम्मेदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपनिधान सशुल्क किया गया है तो चाहे उपनिधाता को घोड़े के त्रुटि के बारे में ज्ञान हो या न हो, सभी त्रुटियों के लिए उपनिधाता अर्थात इस उदाहरण में ये क्या होगा, जिम्मेदार। यानी कि जो त्रुटि त्रुटि ये जानता है कि घोड़ा दुष्ट है, उस त्रुटि के लिए भी, और अगर नहीं जानता है उस त्रुटि के लिए भी ये क्या होगा, जिम्मेदार। लेकिन कब, जबकि सशुल्क उपनिधान हो कि निःशुल्क, सशुल्क। लेकिन निःशुल्क में अंतर्निहित त्रुटि के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी, केवल कैसी त्रुटि के लिए, प्रत्यक्ष। यानी कि अगर ए जानता है कि घोड़ा दुष्ट है, बी को फ्री में घोड़ा दिया, घोड़ा बी को पलट दिया, अनकंट्रोल हो गया, गिरा दिया, तो ए से मुआवजा बी पा सकता है। लेकिन घोड़े में जो अंदरूनी दोष है उसके कारण बी को नुकसान हुआ और उपनिधान निःशुल्क या फ्री वाला है, तो बी उस नुकसान की भरपाई ए से कर सकता है कि नहीं, नहीं कर सकता। बताइए किसमें उपनिधाता का दायित्व विस्तृत होगा, किसमें सीमित होगा, बताइए किसमें विस्तृत होगा, सशुल्क। किसमें कम होगा, तो पहला पैराग्राफ निःशुल्क वाला है और दूसरा पैराग्राफ किसके वाला, उल्टा पढ़ना है। पहला पैराग्राफ किसके लिए है, निःशुल्क, और दूसरा सशुल्क। अब दृष्टांत बताइए और देखिए, पकड़िए, दो दृष्टांत आपका पूछा जाता है। क एक घोड़ा ख को उधार देता है जिसका दुष्ट होना वह जानता है, वह यह तथ्य प्रकट नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में आपका उधार देता है, तुरंत दिमाग में बैठाना चाहिए। क एक घोड़ा ख को उधार देता है, यानी कि बिना पैसा का देता है। उधार देता है मतलब यहाँ हुआ कि पैसा नहीं लिया, तो ये जो उपनिधान होगा निःशुल्क होगा। तो ऐसी कंडीशन में एक घोड़े की जिन त्रुटियों का ज्ञान रखता है, अगर उन त्रुटियों के कारण बी को नुकसान होता है तो बी उस नुकसान के लिए ए से मुआवजा पाने का क्या होगा, हकदार। लेकिन अगर ए मने घोड़े में त्रुटि थी, ए को ज्ञान नहीं था, बी को उस त्रुटि के कारण नुकसान पहुंचा और घोड़ा फ्री में दिया गया है, तो बी उस नुकसान के लिए ए से मुआवजा मांग सकता है कि नहीं, नहीं। जिसका ज्ञान हो उसी के लिए, अज्ञान के कारण नहीं। लेकिन अगर घोड़ा भाड़े पर दिया गया, भाड़े पर मतलब किराया, तो देखिए अगला दृष्टांत देखिए, स्पष्ट लिखा, यही पकड़ना है। उधार मतलब पहला दृष्टांत निःशुल्कता का था और दूसरा दृष्टांत किसका होगा, सशुल्क का। देखिए, ख की एक गाड़ी को भाड़े पर लेता है, तो बताइए सशुल्क उपनिधान हो गया कि निःशुल्क, तो दोनों के लिए जिम्मेदार ये होगा। जो गाड़ी में त्रुटि जानता है और जो न जानता हो, उन दोनों त्रुटियों के लिए ये क्या होगा, जिम्मेदार। क्योंकि आपका उपनिधान कैसा है, सशुल्क है। देखिए, ख की ये गाड़ी को भाड़े पर लेता है, गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि ख को यह मालूम नहीं है, तो भले तुम्हें मालूम न हो, पैसा लेकर सामान दिए हो,
तो भले उसकी कमी न जानते हो, फिर भी उस कमी के कारण अगर गाड़ी किराए पर लेने वाले को नुकसान होता है तो उसकी भी तुम क्या करोगे, भरपाई। क्योंकि उपनिधाता की जिम्मेदारी किराया लेने के बाद क्या होगी। तो पहला, हाँ बताइए। हाँ तो जिम्मेदार होगा चाहे ब्रेक फेल हो या आपका फ्री में लिया है कि आप कैसे लिया है भी ध्यान रखें। हाँ। हाँ तो जो गाड़ी दिया है उधार, जो गाड़ी दिया है वो जिम्मेदार होगा। यही तो बताया जा रहा है भाड़े पर। अगर उधार लिया था बिना पैसे के, तब ब्रेक फेल होने से नहीं वसूल सकते। हाँ अगर वो जानता है कि कमी है वहीं आपका वसूल सकते हैं उस त्रुटि के लिए। लेकिन भाड़े पर लिया है, किराया दिया है, तो ब्रेक फेल हो गया, तब भी किराया जो गाड़ी दिया है वो उसके लिए क्या होगा, जिम्मेदार। हाँ तब भी आपका सशुल्क के लिए जिम्मेदार होगा। यही तो बताया जा रहा है। निःशुल्क होगा तो जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन सशुल्क में कमी के बारे में न जानते हो और फिर भी कमी निकल गई, फिर भी तुम क्या हो गए, जिम्मेदार। क्योंकि क्या लिए हो, पैसा। फ्री में थोड़े दिए हो। अब आगे आइए, आगे चला जाओ, छोड़िए उसको अब। 151 उपनीति द्वारा बरती जाने वाली सतर्कता। तो भाई सतर्कता बरते। अब घोड़ा मिला है तो क्या घोड़ा कुदा दे कि अपने घोड़े जैसे संभाले। बताइए आपका। अब घोड़ा मिला है तो घोड़ा कुदा दे तो कहे कि अब अगला देखिए। इसके बाद आपका जो इधर पूछा जाता है, छोड़ दीजिए इधर, आपका कुछ धाराएं छोड़नी है आपका। 162 भी कम पूछा है, 162 एक बार पूछा गया है। अनुग्रहिक उपनिधान का मृत्यु से पर्यवसान, बस एक लाइन याद रखिएगा। 160, वैसे 163 आ जाइए। 163, 168, 169 और आपका 170, 171, ये सब पूछा गया धाराएं। इधर की धाराएं 163 से अब पढ़ना शुरू करिएगा। 163, 168, 169, 170, 171, इधर 5 धाराएं अच्छे से तैयार करी जाइए। वैसे जो बिहार का क्वेश्चन है 163 से भी पूछा गया है, 169 से भी पूछा गया है, और पिछली बार भी पूछा गया था 170 से, 171 से, विशिष्ट धारणाधिकार 170 और सामान्य धारणाधिकार आपका 171, एक लाइन। लेकिन अंदर से बिहार में पूछ लिया किसको विशिष्ट धारणाधिकार होगा, किसको सामान्य धारणाधिकार, तो अभी हम बताएंगे। पहले तो आप 163 आ जाइए, मैं बता चुका हूँ, फिर हम बताएं कि अगर, अब गाय और बछड़े का उदाहरण, अगर ए ने अपनी गाय बी को उपनिधान पर दी है और उसमें कोई अभिवृद्धि होती है, यानी कि बी के पास जब गाय चली गई तो उसने बछड़ा दिया, तो जब तक प्रतिकूल संविदा न हो, अभिवृद्धि का हकदार कौन होगा, उपनिधाता होगा कि उपनीति होगा। उपनिधाता होगा जिसकी गाय थी, और बी द्वारा गाय के साथ साथ क्या वापस किया जाएगा, बछड़ा। तो याद रखिए धारा, गाय के साथ बछड़ा। अब यहीं भरमा देगा केवल गाय केवल बछड़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी वृद्धियों का हकदार कौन होगा, उपनिधाता की उपनीति। तो कौन सी धारा, 163, गाय के साथ क्या वापस करिए, बछड़ा। तो हो गया आपका। अब 168 आइए। माल पड़ा पाने वाले का अधिकार। ये भी बहुत आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। पहले संविदा देखिए भाई आपका। पहले संविदा अधिनियम में जाइए। देखिए आपका, हमने बताया था पास्ट कंसीडरेशन, अभी बताना है, कल बताएंगे हम। भूतकालीन प्रतिफल अच्छा प्रतिफल होता है, ये सेक्शन 25 के अपवाद नंबर 2 में समाहित हैं। अच्छे से याद रखिए। पास्ट कंसीडरेशन
ये कई बार आ चुका है। पास्ट कंसीडरेशन अच्छा कंसीडरेशन होता है, ये कहाँ समाहित है? तो सेक्शन 25 के किस क्लाज में? 2 में। अब एक उदाहरण देखिए तब हम बताएं आपका, एक दो उदाहरण देखिए। देखिए आपका ए का पर्स गिर गया था, ध्यान से समझिए दो उदाहरण पहले। ए का पर्स गिर गया था, बी पर्स पाया, तो बताइए बी का क्या कर्तव्य है? आपका पर्स के मालिक को खोजे कि न खोजे? खोजे। युक्त युक्त समय पर युक्त युक्त समय लगाकर खोजे, युक्त युक्त साधन लगाकर खोजे ये। और आपका तुरंत आपका एवरी कॉन्ट्रैक्ट की धारा 71, जो पड़ा माल पाता है उसका कर्तव्य किसके समान होता है? बेली। उपनीति, यानी कि इस उदाहरण में बी। इस उदाहरण में उपनीति कौन है? बी। तो मालिक को खोजे कि न खोजे? खोजे। युक्त युक्त समय तक खोजे, आपका युक्त युक्त टाइम तक खोज, युक्त युक्त माने का साधन लगा कर खोजे। अब समस्या देखिए, अब आईपीसी में पहले गौर करिए। अगर ए एक पर्स देखता है और उठा लेता है, तो मात्र पड़ा माल उठा लेने से किसी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन मैं बार बार ये अटैक कर रहा हूँ, अपने लिए उठा लिया, तो जैसे ही शब्द एक जुड़ गया अपने लिए, तो वह क्रिमिनल आपका माने जो होगा अपराध 403 का होगा, आपराधिक दुर्विनियोग। अब कौन सा अपराध होगा? 403 का आईपीसी में होगा। अगला नियम आइए। अब ए बी ने पर्स उठाया, पर्स में आपका एड्रेस था, और ले जाकर पर्स मालिक को दे दिया। तो यानी कि बी ने प्रतिफल पहले ही दे दिया कार्य करके, पर्स को उठाकर किसको दे दिया? ए को। और ए ने वचन बाद में दिया, तो भूतकालीन प्रतिफल में पूछा जाता है क्या होता है? तो प्रतिफल पहले माने प्रतिफल पहले दिया जाता है कार्य करके, और वचन कब दिया जाता है? बाद में। तो प्रतिफल कैसे दिया? सामान पाया, ले जाकर एक को दे दिया तो प्रतिफल दिया। एक खुश हुआ और कहा कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत कम ही लोग इस समय ऐसा रहते हैं, और आपका मैं तुम्हें कितना रुपया दूंगा? 500 रुपया दूंगा। तो वचन कब दिया गया? बाद में। देखिए फिर एक बार देखिए इसको आपका, यानी कि कार्य पहले किया गया, आपका पर्स खोज कर, और पर्स जब दिया भी ने एक को, तो एक खुश हुआ और 500 रुपया देने का क्या किया? वादा। अब बताइए क्या इस सामान के लिए पहले से पुरस्कार की घोषणा की गई थी कि नहीं? नहीं की गई थी। की गई थी कि नहीं? अब थोड़ा उदाहरण चेंज करिए दूसरा, क्योंकि दो नियम चलेंगे। तो पहला उदाहरण हमने ये बताया कि ऐसा सामान पाया है जिसके लिए पहले से कोई पुरस्कार माने पुरस्कार की घोषणा हुई है कि नहीं? नहीं। दूसरा उदाहरण देखिए, ए का पर्स खो गया था, ए ने मुनादी करवाई, पेपर में निकलवाया या पोस्टर चिपकवा दिया कि जो भी मेरा पर्स खोज कर लाएगा मैं उसे 501 रुपया इनाम दूंगा। तो बताइए आपका पहले से आपका क्या मने इनाम की घोषणा कर दी गई है कि नहीं? कर दी गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बी पर्स पाता है, ए को ले जाकर देता है, तो लाल मन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का याद रखिए के
पहले बी को प्रपोजल का क्या होना चाहिए? ज्ञान। यानी कि आपका बी को पहले प्रपोजल का ज्ञान हो, यहाँ इसके लिए इनाम की घोषणा की गई है, और तब वह प्रतिगृहित करे। बिना प्रपोजल के ज्ञान के प्रतिग्रहण करना ये वैध माना जाएगा कि नहीं? नहीं, नहीं माना जाएगा, और कोई पैसा नहीं। तो एक लाइन जो कंसेप्ट बनाना है कि अगर पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है तब क्या होगा, और अगर पुरस्कार की घोषणा की गई है तब क्या होगा। अब बेयर देखिए, तब दोनों बताएंगे। अभी आपका पहले अब क्या देखा जाए। 168 देखिए अच्छे से। वह प्रस्थापित विनिर्दिष्ट पुरस्कार के लिए वाद ला सकेगा। तो सतर्क होकर देखिए, माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छा उठाए गए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई सामान पाया, स्वामी का पता लगाया, खर्चा भी किया, कष्ट में भी रहा पता लगाते लगाते, तो क्या इसके कंपनसेशन के लिए वह वाद ला सकता है कि नहीं? तो कानून क्या कहता है, ला सकता है कि नहीं ला सकता? नहीं ला सकता। अब समस्या ये आई कि जब नहीं ला सकता और इतना मालिक को खोजने में वह खर्चा किया है, तो कुछ तो कम से कम उसे अधिकार होना चाहिए कि पर्स दे दे, और 500 रुपया खोजने में खर्चा किया तो कुछ मिले ही ना। तो अगला शब्द है, कुछ अधिकार है लेकिन मुकदमा लाने का अधिकार। लेकिन सतर्क यही रहना है। अगर पुरस्कार की घोषणा की गई है तो वह पुरस्कार के लिए मुकदमा लाने का क्या होगा? हकदार। जैसे लालमन शुक्ला में लाया। फिर एक बार इसको कंसेप्ट बनाइए कि अगर कोई व्यक्ति माल पड़ा पाता है, स्वामी को खोता है, कष्ट भोगता है, खोदने में व्यय किया है, तो क्या उसके लिए प्रतिकर की मांग के लिए सूट फाइल करने का अधिकार होगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन अगर माल के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार की क्या हुई थी घोषणा, तो कब वाद ला सकेगा? जब पुरस्कार की क्या हुई है घोषणा। कब नहीं ला सकेगा? जब पुरस्कार की घोषणा नहीं। तो अब समस्या देखिए गंभीर कहाँ। अब बेरेट की भाषा आगे बढ़ा जाए कि आखिर इतना खोजा वोजा और पैसा लगाया तो उसका क्या मतलब। तो कानून कुछ राहत देगा। देखिए फिर एक बार बेरेट, भाई थोड़ा दिमाग उल्टा चलाइएगा यहाँ से। अगर पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है तो जो खर्चा वह मालिक को खोजने में किया है, कष्ट भोगा है, उस खर्चे के लिए कोई मुकदमा लाएगा कि नहीं? नहीं लाएगा। लेकिन पुरस्कार की घोषणा की गई है कि जो भी मेरा पर्स खोज कर लाएगा मैं उसे इतना पुरस्कार दूंगा। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसी कंडीशन में वह मुकदमा पुरस्कार के लिए ला सकता है कि नहीं? अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बेरक अब देखिए, अभी नहीं, बेरक की भाषा अब देखिए, पूरी तरह गलती होने का 99% चांस है। कहिए तो मैं फिर एक बार बताऊं, न समझ में आया हो तो भाई, नहीं तो बेरक फिर एक बार हम बता रहे हैं, गलती होती है। अगर सामान पाया, मालिक को खोजने में वह कुछ अपना खर्चा किया और आपका, तो उस खर्चे के लिए मुकदमा लाने का हकदार होगा कि नहीं? नहीं। तो कब होगा? जब उस सामान के लिए किसकी घोषणा की गई हो? पुरस्कार की। बस यही दो। अब देखिए, अब तो आखिर कुछ तो अधिकार होना चाहिए, तो अधिकार हैं। और बेयर एक्ट की भाषा के अनुसार अब चलिए देखिए, फिर एक बार हम बता रहे हैं। माल पड़ा पाने वाले को माल का परिरक्षण करने और स्वामी का पता लगाने में अपने द्वारा स्वेच्छा उठाए गए कष्ट और व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु वह उस माल को स्वामी के विरुद्ध तब तक प्रतिधृत रख सकेगा जब तक उसे ऐसा प्रतिकर
न मिल जाए। तो अधिकार एक मिल गया कि नहीं, इसी को कहते हैं राइट टू लियान, धारणाधिकार। यानी कि इसका मतलब बी तब तक सामान देने से इनकार कर सकता है जब तक उसे प्रतिकर न मिल जाए, लेकिन मुकदमा नहीं ला सकता है। यानी कि अगर सामान वाला व्यक्ति भी पर मुकदमा लाता है कि ये सामान पाए हैं, दे नहीं रहे हैं, तो तुरंत भी मांग करेगा कि हजूर हम तो मुकदमा ला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुकदमा लाने का अधिकार कानूनन है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पुरस्कार की घोषणा नहीं की। लेकिन एक अधिकार तो हमारा है ही, राइट टू लियान, धारणाधिकार। तब तक हम नहीं देंगे ये सामान जब तक कि ये हमें मुआवजा, तो आप हमें इनसे मुआवजा दिलवा दीजिए। हम तो लाए नहीं है, वादियाँ ही लाए हैं, और हम तुरंत सामान देने के लिए तत्पर और क्या है, तैयार। भाई जब दूसरा आदमी मुकदमा लाए तो मांग कर ही सकता है कि हमारा मुआवजा दिलवाइए। तो क्या अधिकार मिलेगा? राइट टू लियान, इसको धारणाधिकार। तब तक संपत्ति को कब्जे में बनाए रखने का अधिकार जब तक कि पैसा न मिल जाए। अगला देखिए, अगला देखिए आपका, और यदि स्वामी ने खोए माल की वापसी के लिए विनिर्दिष्ट पुरस्कार देने का प्रपोजल किया हो, तो माल पाने वाला ऐसे पुरस्कार के लिए वाद भी ला सकेगा और तब तक सामान रखे रह सकेगा जब तक कि पुरस्कार। तो बताइए दो अधिकार कब मिलेंगे कि राइट टू लियान भी और मुकदमा भी कर दे? तो जब उस सामान के लिए किसकी घोषणा की गई हो? पुरस्कार की, रिवार्ड की, इनाम की। अब कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। 169 से भी बिहार में अब अगली धारा आई है। 169 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूपी में भी पूछ सकता है, बिहार में कई बार रिपीट किया है कि कब माल पड़ा पाने वाला व्यक्ति माल को बेच सकेगा। तो आपका एक उदाहरण देखा जाए, ये एक व्यक्ति है, एक मोबाइल पाया है और वह स्वामी को खोज रहा है, युक्त युक्त समय तक खोजा और लेकिन स्वामी मिले नहीं। तो कब आपका मोबाइल बेच सकता है? तो पहला, अगर मोबाइल का दाम घटता ही जा रहा है मार्केट में, तब बेच सकता है। और दूसरा, आपका वहीं बिहार में पूछा गया था कि कब माल पड़ा पाने वाला माल को बेच सकेगा। तो जो माल पड़ा पाया है उसकी कीमत का 2/3 वह खर्चा कर चुका है स्वामी को खोजने में, और अभी तक स्वामी मिले कि नहीं। एक उदाहरण देखिए, 9,000 का मोबाइल पाया, स्वामी को खोजने में 9,000 का 2/3 यानी कि 6,000 अब क्या कर चुका है? खर्चा। तो आप लोग बताइए, अब खोजे कि मोबाइल बेच सकता है? बेच सकता है, लेकिन कितना खर्चा कर दिया हो? मोबाइल की कीमत की कितना? 2/3। किसको खोजने में? स्वामी को। कौन सी धारा? 169। अब 170 आ जाइए, उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार और उपनिहिति का आपका सामान्य धारणाधिकार। तो पहले तो सेक्शन याद रखिए और दोनों में अंतर, एक एक लाइन देखिए। उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार, विशिष्ट धारणाधिकार का मतलब ये हुआ कि जब तक उसका पैसा वापस न मिल जाए तब तक उस वस्तु को वह वापस करने से क्या कर दे? इनकार। टीवी वाला देखिए, ए ने टीवी बी को टीवी बनाने के लिए दिया, बी ने टीवी बनाई, उसमें कुछ खर्चा लगा। अब ऐसी कंडीशन में आपका बी तब तक वह टीवी देने से ए को इनकार कर सकता है जब तक कि उसकी बनवाई न मिल जाए। तो अगर केवल टीवी देने से इनकार कर दे तो ये विशिष्ट धारणाधिकार, और अगर ए का सामान है, टीवी भी है, रेडियो भी बी के पास है, घड़ी भी बनने के लिए दिया है,
और टीबी बनवाई के एवज में तीनों लौटाने से इनकार कर दे कि जब तक हमारी बनवाई नहीं दोगे न तो मैं तुम्हारी टीबी लौटाऊंगा, न रेडियो लौटाऊंगा और न ही आपका घड़ी। बताइए, तीनों पर अधिकार कर लिया कि नहीं लौटाऊंगा, तो कैसा धारणा अधिकार? सामान्य। और केवल टीबी लौटाने से इनकार किया तो कैसा धारणाधिकार? विशेष। तो व्यापक एरिया किसका है बताइए? सामान्य का। सीमित एरिया किस मामले में केवल वही वस्तु लौटाने से इनकार किया जाएगा? विशिष्ट धारणाधिकार मानो तब तक धारण करिए, धारणाधिकार माने होल्ड करना, पकड़े रहना, जब तक रखिए तब तक। और किसमें सभी वस्तुओं को देने से इनकार कर दिया जाएगा? सामान्य। तो व्यापक कौन हुआ? सामान्य। सीमित कौन हुआ? भाई ज्यादा व्यापक आपका सामान्य है, तो सामान्य धारणाधिकार सबको नहीं दिया गया है। बिहार में एक बार अंदर जाकर पूछा कि किसको सामान्य धारणाधिकार दिया गया है, तो दो चार लाइन और देखिए। अब तो याद हो गया ना कि विशिष्ट में वही वस्तु केवल रोकी जा सकती है और सामान्य में अन्य वस्तुएं भी। हाँ, जितने उसके पास हैं एक ही वस्तुएं। तो विशिष्ट धारणाधिकार सेक्शन याद रखिए किस में? 170। सामान्य किस में है? 171। अब देखिए आपका उपनिहिती का विशिष्ट धारणा, जहाँ की उपनिहिती ने उपनिहित माल के बारे में उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार ऐसा सेवा की है, श्रम किया है, कौशल किया है, और आपका उसमें कह सकते हैं कुछ पैसा लगाया या सेवा किया, कुछ खराबी बनाई, तो जब तक सेवा का मेवा न मिल जाए तब तक वह उस वस्तु को वापस करने से क्या कर देगा? इनका यानी कि जब तक कि पारिश्रमिक न मिल जाए। अब 171 आई है। बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों, अटारनी और बीमा दलालों का साधारण धारणाधिकार। तो केवल वही वस्तु नहीं, अन्य वस्तुएं भी उपनिधाता की जो है उसके पास, वो भी वापस करने से क्या कर देगा? कि पहले हमारा कौशल में या हम लगाए हैं जो, भाई देखिए दर्जी और हीरा वाला उदाहरण 170 पर याद रखिएगा, पूछा गया है। देखिए मैं बता दूं एक एक लाइन। 170 अभी को एक जौहरी ख को अनगढ़ हीरे काटने और पालिश किए जाने के लिए परिदत्त करता है, तदनुसार वैसा कर दिया जाता है। तो भाई कौशल लगाया है, श्रम लगाया है, तो हीरा तभी लीजिए जब उसकी पारिश्रमिक दीजिए कि न दीजिए। तो तब तक हीरा रोक सकता है जब तक कि उसे पारिश्रमिक। दूसरा उदाहरण देखो, एक दर्जी ख को कोट बनाने के लिए कपड़ा देता है, कोट बन जाता है तो आपका, और कह सकते हैं तो कोट के लिए पहले पैसा दोगे कि आपका, कह सकते हैं कि आप कोटे लेकर आ जाओगे, तो पहले क्या दो? पैसा, तब कोट लेकर क्या करो? वापस। हाँ, ये है कि भाई क को परिदत्त माने इसमें ये है कि आपका परिदत्त कर देता है, 3 माह का समय लेता है कि हम 3 माह, अगले 3 माह में बनवाई तुम्हें क्या दे देंगे? दे देंगे। तब तो भाई संविदा की है तो लौटाओ, अगला 3 माह के अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? पारिश्रमिक। 171 देखिए लास्ट में, बैंकरों, फैक्टरों, घाट वालों। तो सामान्य धारणाधिकार किसको प्राप्त है? सतर्क रहेगा। बैंक वालों को, फैक्टर यानी कि एक तरह से दलालों को, घाट वालों यानी कि जो नाव जब पार करेंगे आप तो घाट पर मड़ई उड़ई लगा कर झोपड़ी रहते हैं, वो घाटवाल हो गए। उच्च न्यायालय के अटारनी हो गए, बीमा दलाल हो गए। इनको आपका कैसा धारणाधिकार प्राप्त है? यानी कि एक के साथ सभी वापस करने से क्या करेंगे इनका? फिर एक बार याद रखिए किसको किसको प्राप्त है? बैंक वालों को, फैक्टर को, घाटवाल को, उच्च न्यायालय के अटर्नी को, चौथा, और पांचवा बीमा दलाल। इसके अलावा अन्य को आपका ये अधिकार प्राप्त। तो सीमित दायरा है, मैंने ठीक है ज़्यादा अधिकार है इसमें, लेकिन दायरा भी क्या किया गया है? सीमित। केवल कितने लोगों को दायरे में रखा गया? 5। इस प्रकार आज की कहानी, अभी कल भी आपका कांटेक्ट चलेगा और सेकेंड पीरियड में प्रयास करते हैं माइनर चलाया जाए, तैयार नहीं था इसलिए नहीं चल पाया। तो कल हर हाल में कांटेक्ट ख़त्म किया जाए और परसों आपका
टीपीए लगा के 1-2 लेक्चर है ख़त्म किया जाए, ताकि 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए 1-2 दिन में।